हम लोगों ने जो पढ़ने हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन वगैरह से हम लोग फेमिलियर हैं, सब देखना है अपने को क्या है कैसे, हर एक चीज को एकदम डिटेल में देखेंगे, एकदम थॉरली। जो भी चीजें हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि आपको जानना चाहिए या हमारे एग्जाम्स में आएंगे या हमारे कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है, उन सारी चीजों को यहाँ डिस्कस करेंगे। नोट्स आप लोगों के पास ऑलरेडी बने हुए हैं, अपने नोट्स अपने पास रखिए, फ्रंट में आप देखिए। अगर कुछ लगता है कि नया ही नया ऐड किए हैं या कुछ नया लगता है या कुछ लगता है कि कुछ और चीज समझ में आगे क्लियर, तो उसको नोट करना है तो आप साइड में लिखते चलिएगा, नोट करते चलिएगा, ठीक है। चल, कई बार होता है नोट्स में स्पेस नहीं होता है हमारे, हमने खूब एकदम पैक करके लिखा है, एकदम सब मतलब एकदम समझ लो कि एक सरसों के दाने जितनी भी जगह रहेंगे, मतलब बहुत कुछ आप बचा के लिखते हो, अच्छी बात है। तो आप क्या करो, इसके लिए नए पेज में आप लिख लो कहीं, फिर बीच में लाकर वहीं क्या कर देना, बीच में रख देना, उसको स्टिक कर देना, चिपका देना आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन की हम बात करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब समझते हो? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब जितना, मतलब एक ऐसे हम स्पेस की बात करते हैं जहां जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब एक ही तरह की स्टेट में आपको मिल रहे हैं। जैसे हमारी अर्थ अपने आप में क्या है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसके रिस्पेक्ट में हम मान सकते हैं कि अर्थ हमारी क्या है, रेस्ट पे है, मतलब या हम उसके रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पे अगर मूव नहीं कर रहे हैं तो इस तरह खड़े हुए हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब एक ऐसा स्पेस है जिसमें टाइम और स्पेस सबके लिए क्या है, सेम है, उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे हम अर्थ से बैठकर किसी दूसरे प्लेनेट को देख रहे हैं तो वो मेरे लिए दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस प्लेनेट की अलग क्या होगा, उसके लिए यहाँ टाइम जोन होगा, अलग उसके लिए क्या होगा, स्पीड होगी, उसका जो भी चीज है मतलब अलग अलग उसकी वेलोसिटी होंगी, तो अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब बस अपने सिस्टम में समझना कि आपके लिए समझना, जैसे आप ग्राफ ड्रॉ करते हो ना कि हमने डिस्टेंस ले लिया, डिस्प्लेसमेंट ले लिया, टाइम ले लिया, इस तरह से समझना आपका कि डायमेंशन है, उन डायमेंशन में हम क्या क्या चीजें ले रहे हैं, स्पेस है हमारे लिए, टाइम है, और जो भी फैक्टर्स है हम लोग कंसीडर करेंगे, मतलब वो सारी चीजें सबके लिए एक जैसी ही होंगे, ठीक है ना। चाहे कोई पार्टिकल फास्ट मूव करे चाहे स्लो मूव करे, सबके लिए डिस्टेंस टाइम का ग्राफ क्या होगा, उसी स्पेस में से लेकर हमें ड्रॉ करना होता है, उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बाकी ये सारी चीजें हैं, इसमें आप देख लीजिएगा, मैं भेज दूंगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब जब दूसरे के कंपैरिजन में दूसरा बहुत छोटा दिखे तो आप कहेंगे पॉइंट। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट की हम बात करेंगे। पोजीशन का मतलब क्या होता है, देखिए पोजीशन ऑफ ए पॉइंट की जब मैं बात करता हूं तो पोजीशन भी और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन सारी चीजों को एक साथ अपने को समझना पड़ेगा। पोजीशन का मतलब क्या है और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, ये समझ लेते हैं। पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आप समझेंगे तब आप पोजीशन समझ पाएंगे कि पोजीशन कैसे लिखेंगे और वेक्टर में कैसे लिखेंगे ये भी जान पाएंगे। मैं बहुत क्लियर कर दूं कि इसमें वेक्टर हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन आप वेक्टर की बात पढ़ रहे हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया, क्योंकि यहाँ वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करेगा, बस वही छोटा सा प्रोडक्ट वाले हो सकते हैं कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, आपके मैग्नीट्यूड वाले आ जाएंगे, और आई कैप जे कैप के कैप का कॉन्सेप्ट आएगा, तो उतना आपको क्लियर होना चाहिए। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जिस भी पाथ से जा रहा है, नो मैटर वो कौन से पाथ से, किस टाइप के पाथ से जा रहा है, उसके टोटल पाथ की जो टोटल लेंथ होगी उसी को उसका हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए है, मान लेते हैं ये मूव किया, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए पे, सपोज करो ए से क्या किया भाई, बी पे मूव करके गया, इसकी जो भी पाथ है इस पाथ की जो टोटल लेंथ होगी वही इसकी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। और ये पाथ कैसा भी हो सकता है, ये पाथ हमारा स्ट्रेट भी हो सकता है, जिगजैग हो सकता है, कर्व हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, पाथ के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बस पाथ की जो टोटल लेंथ है वही हमारी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। फॉर एग्जांपल जैसे घर से आप कोचिंग को आए तो जिस भी रूट से आप आए, जिस भी पाथ से आए, जिससे आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी जो टोटल लेंथ है उस पाथ की, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। डायरेक्शन का यहाँ कोई रोल नहीं है, बस पाथ की टोटल लेंथ की बात कर रहे हैं कि आप जैसे भी आए हो उसका जो टोटल लेंथ है वही हमारी क्या है, डिस्टेंस है। जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डिफाइंड एज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। मतलब दो पॉइंट्स के बीच का जो स्ट्रेट पाथ होगा एकदम, भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगा ए और बी के बीच में, जब पाथ हमारा एकदम क्या होगा, स्ट्रेट होगा, कोई कर्व नहीं होगा, कोई जिगजैग, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, कोई टर्निंग पॉइंट नहीं होगा, तभी तो ये पाथ शॉर्टेस्ट होगी। तो दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आप घर से कोचिंग को आए, आप कहीं मुड़ो नहीं, एकदम अपनी नाक के सीध में चले आओ, चाहे किसी का घर पड़े चाहे पेड़ पड़े जो भी हो, आप उसको चीरते फाड़ते एकदम आर पार होते हुए चले आ रहे हो, कोई डेविएशन नहीं है, तो हम कहेंगे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की हम बात करेंगे दो पॉइंट के बीच को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। इनके हम सिंबल्स की बात करेंगे, इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे इसमें येलो वाली लाइन क्या है हमारी, डिस्टेंस भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, भाई डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में आ रही ना, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डिफाइंड एज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब डिस्टेंस तो है ही, लेकिन जब ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल, मतलब जो मोस्ट पॉसिबल आपके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी दो पॉइंट के बीच की, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन आ जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे तभी तो शॉर्टेस्ट हो पाएगा ये,
इसलिए डिस्प्लेसमेंट आपकी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। मेरी बात क्लियर करना भैया, मैं बहुत आपको एकदम क्लियरली बताऊं कि चीजें कैसे हैं कैसे नहीं। जैसे आपके यहाँ वो बोले ना मल्टी डायमेंशन, मल्टी मैग्नीट्यूड, ये सब बेटा बकवास है, मन बहलाने वाली बातें हैं, थोड़ा ध्यान समझना। जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन टाइम के साथ बहुत या लॉन्ग टाइम तक क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। मेरी बात ध्यान समझना है, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन लॉन्ग टाइम के लिए या हमेशा के लिए, जब तक हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कांस्टेंट रहे, जब तक मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कांस्टेंट है, मतलब फिक्स है, एक डायरेक्शन है, वही पर्टिकुलर डायरेक्शन बना हुआ है, तो हम बोलेंगे वो वेक्टर क्वांटिटी है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड तो कुछ ना कुछ होगा, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। अगर फिक्स डायरेक्शन मिल रहा है लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए या फिर जब तक हमने ऑब्जर्व किया तब तक के लिए, तो हम कहेंगे वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। हम डिस्टेंस में भी डायरेक्शन देख पा रहे हैं, बट टाइम के साथ वो कांस्टेंट नहीं है, पाथ कैसा भी हो सकता है हमारा। मेरी बात समझ है कि नहीं? इसलिए हम इसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन है लेकिन हर एक स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होगा। जैसे मास की हम बात कर ले, टाइम की हम बात कर ले, लेंथ की किसी की बात करेंगे, कोई डायरेक्शन का बात है क्या? कोई डायरेक्शन की बात नहीं। बट हम जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर उसमें उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में, जानने के लिए, समझने के लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो वो क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है तो वेक्टर क्वांटिटी। सपोज करिए हमारी स्पीड है, जैसे मान लीजिए हम बाइक से जा रहे हैं, बाइक से हम जा रहे हैं, हमारी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, कोई डायरेक्शन का रोल नहीं है भाई, 40 किलोमीटर पर आवर है। बहुत लोग भाई सड़क पे गाड़ी अपनी एकदम नागिन डांस करते हुए से जाते हैं, ऐसे झूमते झूमते, कुछ लोग एकदम स्ट्रेट जाते हैं जेंटलमैन की तरह। जब हम जिस भी टाइम इंटरवल की बात करते हैं, टाइम तो भाई इनफाइनाइट है, कोई लिमिट है क्या किसी टाइम की? तो टाइम की हम लिमिट कैसे करते हैं? हमारा ऑब्जर्वेशन किस टाइम फ्रेम में है, हम किस टाइम से किस टाइम तक किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो टाइम फ्रेम हमारा इंटरवल होगा कि इस टाइम जोन में उसका डायरेक्शन कांस्टेंट है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। अगर उस टाइम फ्रेम में डायरेक्शन बदल रहा है, मतलब कैसी क्वांटिटी है? वो स्केलर क्वांटिटी है। जिस टाइम जोन में हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर उसमें डायरेक्शन कांस्टेंट है, मींस व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी है। बदल रही मतलब क्या है? स्केलर क्वांटिटी। जैसे हम घर से कोचिंग को आए तो भाई कई जगह टर्निंग पॉइंट पे अपना घूमे, या कोई रास्ते में आ गया, हम घूमे हैं, भाई टर्न लिए होंगे थोड़ा तभी तो आए यहाँ, या नहीं तो मान लीजिए सड़क से चल रहे हैं, थोड़ा टर्न लेंगे तभी तो कोचिंग में एंटर करेंगे, सड़क पे तो नहीं है, थोड़ा सा किनारे आना पड़ेगा आपको। डायरेक्शन आपने चेंज किया, जब डायरेक्शन आपने चेंज किया इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन आपका वेरी कर रहा है, डायरेक्शन वेरी कर रहा है तो स्केलर क्वांटिटी होगी, है वेक्टर नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, मतलब अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने पे आपने डायरेक्शन चेंज नहीं किया, मतलब मैंने ए से स्टार्ट किया अपना मोशन, अब बी पे में चलता गया, डायरेक्शन तब तक चेंज ही नहीं किए हैं जब तक हम बी पे नहीं पहुंच गए। मतलब ए से हम अपना मोशन स्टार्ट किया, मूव करना स्टार्ट किया, जब तक हम बी पे नहीं पहुंच गए तब तक हमारा डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। हो सकता है इसके आगे चेंज हो जाए या नहीं हुआ, नो मैटर, बट हमने ए से बी तक ही ऑब्जर्व किया है। हमने क्या किया, इसको केवल ए से बी तक ही ऑब्जर्व किया। जब हमने ए से बी तक इसको ऑब्जर्व किया तो हमने ये देखा कि इसका डायरेक्शन इसमें चेंज नहीं हुआ, तो हमारा ऑब्जर्वेशन जब तक का था, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, तो हम बोल पाएंगे ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? वेक्टर। अब इसके बाद हो सकता है इसका डायरेक्शन चेंज हो, नो मैटर, इसके बाद हो सकता है इसका डायरेक्शन चेंज हो, बट हमारा ऑब्जर्वेशन जहां तक है वहां चेंज नहीं हुआ, तो हम बोल पाएंगे कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। यही डायरेक्शन अगर बदल जाता तो कैसी क्वांटिटी? अब किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर से नीचे गिराऊं, उसका वेट हमेशा क्या होगा? नीचे की तरफ डायरेक्टेड होगा, उसका वेट हमेशा क्या होगा? अब वेट का डायरेक्शन चेंज होगा क्या? बॉडी हमेशा नीचे ही तो आएगी, अर्थ के सेंटर की तरफ ही तो आएगी, तो जब तक वो अर्थ पे नहीं गिर जाएगी उसका डायरेक्शन क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। इसलिए वेट कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए जब हम व्हीकल की बात करेंगे जो हमारे अर्थ के ग्राउंड पे सरफेस पे ऐसे चल रहे हैं, इनकी हम बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे जब मूव कर रहे हैं तो हमें डिस्टेंस है। जैसे ट्रेन की स्पीड की हम बात करते हैं, हम कार की स्पीड की बात करते हैं, हम बाइक की स्पीड की बात करते हैं, हम आपके मूव करने की स्पीड की बात करते हैं। एरोप्लेन में जब हम आएंगे तो हम वेलोसिटी की बात करते हैं, क्योंकि वहां डायरेक्शन इतना रैंडम चेंज नहीं होते, वहां एक लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए डायरेक्शन क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, इसलिए वहां वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट चलता है। वहां इतना ऑब्स्टेकल थोड़ी है कि बार बार वो अपना जिग जैग पाथ लेंगे, स्ट्रेट चलते हैं लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए, इसलिए वहां पर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। मेरी बात समझ गए? वैसे तो कोई कुछ भी कह सकता है, बट ये समझो इन जनरल कि आपका ये मोटा मोटा ये समझना कि जब तक हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, या जो हमारा इनिशियल या जो हमारा फाइनल पॉइंट है, या जहां तक हमने जिस भी टाइम फ्रेम में उसको ऑब्जर्व किया, अगर डायरेक्शन कांस्टेंट है, फिक्स है, जो भी था बना रहा, कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। चेंज हो रहा है मतलब कैसा? स्केलर। क्लियर है हमारी बात? और भी बहुत सारी कंडीशन होती है वेक्टर होने के लिए, बट डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझते हो तो ये चीज है। समझ गए? ठीक, ध्यान।
तो ये हमारी डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट कैसी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है भाई। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का क्या है, डिस्टेंस ही है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 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 क्या करना है, एफ। उसमें ना एक स्विच लगा हुआ है, अभी जितना हमने डायरेक्शन पे लेक्चर दिया सब डायरेक्शन लेस हो जाएगा, तो उसको थोड़ा बचाना पड़ेगा। समझ में आई बात। जैसे कल कोलिजन का पूरा कराए, बीच में तुम्हारा माइक ही डिस्चार्ज हो गया, आधे घंटे के बाद उसकी वाइस ही आना, क्या हो गई, तो उसमें फिर क्या हो जाता है कि चीजें फिर से बदल जाती है। आओ जल्दी आओ, फिर चीजें फिर से वही पे उतना करना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, अगर सब कुछ मिल जाए तो भी ठीक, नहीं बाकी लेक्चर तो हो ही। तो ये है डिस्टेंस, स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन चेंज हो रही है इसलिए क्या हो गया, स्केलर हो गया। मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो येलो वाली लाइन है हमारी, ये क्या है, ये येलो वाली लाइन आपकी क्या है भाई, बताओ जरा, डिस्प्लेसमेंट का है। और ये आपका जिग वाला पाथ है वो क्या है भाई, डिस्टेंस। तो क्या डिस्प्लेसमेंट आपका डिस्टेंस नहीं है क्या, हाँ डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं। मतलब हर एक डिस्प्लेसमेंट हमारा डिस्टेंस होगा, लेकिन हर एक डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट हो ऐसा जरूरी। डिस्टेंस के लिए भी सिंबल एस यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी सिंबल एस यूज करेंगे, डी यूज करो जो यूज करो। डिस्टेंस को भी किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एस से करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को भी एस से करेंगे, बस इसको लिखना होता है जिसके ऊपर वेक्टर बना देते हैं, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन का रोल आ गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को अगर हमने सिर्फ एस लिख दिया, इसका मतलब हम बात तो डिस्प्लेसमेंट की कर रहे हैं, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन एरो के साथ लिखा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम डायरेक्शन भी लिख रहे हैं, उसका बता रहे हैं। बात क्लियर हो रही है। मैं इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूं अभी क्या है कैसे क्या, आप देख लेंगे समझ लेंगे कैसे क्या, ठीक। फिर इसमें कॉन्सेप्ट आता है पोजीशन का। किसका कॉन्सेप्ट आता है भाई, पोजीशन का। जब हम किसी भी पॉइंट के पोजीशन की बात करेंगे तो पोजीशन वगैरह कैसे निकालते हैं हम आपको बताते हैं। देखो भाई, जैसे मान लीजिए जो भी पॉइंट है इधर, आपके पॉइंट्स का अगर मुझे पोजीशन निकालना होगा तो हम पोजीशन, इसकी हमें जरूरत है क्योंकि यही हमें क्वेश्चन में मिलेगा देखने को, समझने को। जब हम पोजीशन की बात करेंगे तो मान लीजिए किसी सिंगल एक एब्सोल्यूट वे में भी किसी पॉइंट के हम पोजीशन निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम 2D में है या 3D में है, जिसमें भी है, आपको आइडिया है एक्स एक्सिस कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, आई कैप होता है भाई, और वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर कौन सा होता है भाई, जे कैप होता है। ये सबको पता है ना भाई। अगर हम 2D में है, सपोज करिए पॉइंट O है, ओरिजिन है हमारा, ये पॉइंट P है, पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, A, B। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है, A, B है, वो ध्यान समझना। हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, इसको हम क्या लिखेंगे, R लिखेंगे। अगर आप ध्यान से देखो एक तरह का डिस्प्लेसमेंट ही तो है ये। हम लिख रहे हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ व्हाट, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, लिखना इसको होता है वेक्टर OP। जब भी किसी पॉइंट का हम पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो उसके साथ O लगा देंगे। O का मतलब ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा लोकेशन है जिसके रिस्पेक्ट में हम हर एक डिस्टेंस, हर एक पोजीशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। मतलब ये समझो कि जो ऑब्जर्वर है, जो पॉइंट P को देख रहा है, वो कहां बैठा है, O पे बैठा है। तो रेफरेंस पॉइंट का मतलब जहां से चीजें ऑब्जर्व की जा रही है, जहां से चीजें मेजर की जा रही है। भाई किसी चीज को मेजर करने के लिए कोई एंड पॉइंट, कोई आपका पोजीशन तो होना चाहिए ना, कैसे देख रहे हैं हम, कहां से देख रहे हैं। तो ओरिजिन हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, इसका मतलब यहां पर बैठकर हम पॉइंट P को देख रहे हैं, या हम इसके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन देखना चाहते हैं कि इससे कितने डिस्टेंस पे है और कौन से डायरेक्शन में है। उसका कोऑर्डिनेट आया A, B। हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, मुझे पता है अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो दोनों की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। एब्सिसा भी अपना पॉजिटिव होता है और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। लेकिन पहली वाली वैल्यू x की है, दूसरी वैल्यू y की है। मतलब ये एब्सिसा है, वो क्या है, ऑर्डिनेट है। मतलब ये A बता रहा है कि हम x एक्सिस के लॉन्ग A यूनिट लेंगे। क्यों भाई, A क्या बता रहा है कि हम x एक्सिस के लॉन्ग कितनी यूनिट लेंथ गए हैं भाई, कितनी यूनिट डिस्टेंस हमारी A है, और y एक्सिस के लॉन्ग कितनी यूनिट है इसकी, भाई यही बताता है, ये सिंपल सी बात। जब इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, अब हम देख रहे हैं P का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, R है, तो हम लिखेंगे यहाँ वेक्टर R। क्या लिख रहे हैं भाई, वेक्टर R। आप सिंपल ऐसे लिख देंगे A, B, परेशान नहीं होना, A, B लिख दिया। लेकिन जब इसे मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसके साथ आई कैप, जे कैप लगाना है। तो फर्स्ट कंपोनेंट के साथ हम क्या लगाएंगे, आई कैप, ए आई कैप लिखेंगे। सेकंड कंपोनेंट के साथ क्या लगाएंगे, जे कैप, क्या हो जाएगा, बी जे कैप। लेकिन अगर यही सेम चीज आपका 3D में होता तो, मान लीजिए यही सेम पॉइंट आपका किसमें है भाई, 3D में है, तो ये है आई कैप, ये क्या है भाई, जे कैप, ये क्या है आपका, के कैप। ये कहीं भी दे सकते हैं। इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं A, B, क्या है भाई, C है। तो जरा बताना इसका क्या होगा लोकेशन,
ये वेक्टर आर है पोजीशन वेक्टर, तो क्या लिखिए 3D में है, क्या होगा वेक्टर आर इक्वल टू क्या होगा भाई ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस क्या होगा सी। कोई दिक्कत? अब मुझे आर का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालने का क्या फॉर्मूला था, आर का निकालना है मैग्नीट्यूड, तो मॉड ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू क्या होगा भाई मॉड ऑफ ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो भैया इसका कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, जो भी आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट है उनके स्क्वायर के सम का क्या करते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं। आई कैप का कोफिशिएंट है ए का स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट बी है बी का स्क्वायर, और के कैप का कोफिशिएंट सी है तो सी का स्क्वायर। ये मॉड ऑफ वेक्टर आर है, या इसी को सिंपली आर लिखा जाएगा। अगर सिंपल आर लिखा है, आर के ऊपर एरो नहीं बनाया, इसका मतलब आर का लिख रहा है मैग्नीट्यूड। हमने कहा वेक्टर आपने हटा दिया, मींस आप क्या लिख रहे हो इसका मैग्नीट्यूड। ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हो गया, लेकिन जरूरी नहीं हमेशा ओरिजिन के ही रिस्पेक्ट में लिखा जाए, कोई रेफरेंस पॉइंट कहीं और भी हो सकता है। ये पॉइंट हमारा जो रेफरेंस वाला है ये कहीं भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी ओरिजिन ही हो, क्वेश्चन तो कैसे भी बन सकता है। तो उस केस के लिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है अब इनको लिखने का समझना। मेरा यकीन करिए अगर आपको 11th स्टैंडर्ड की वेक्टर नहीं आई ना, तो 11th की भी फिजिक्स नहीं आएगी, और बहुत पहले से बता दें कि 12th की भी फिजिक्स में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो अनजाने में आप इधर तो खराब कर ही रहे हो, आने वाले अपने अपकमिंग जो भी आपके सेशंस हैं उनको भी आप क्या कर रहे हो, इसलिए बहुत जरूरी है इसको ध्यान समझ लेना। इसको 1.5 महीने लग जाते हैं समझाने, क्योंकि बच्चा 11th मतलब रेस्ट ईयर मान के आता है, सारी चीजों को रेस्ट इन पीस छोड़ के आता है, दिक्कत हो जाती है। देखो यहाँ अब P है, P का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं क्या है R। अब Q है पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है भाई मान देते हैं R। कोई दिक्कत? इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1, z1, इसका कोऑर्डिनेट क्या है भाई x2, y2 और क्या है z2। ओरिजिन O पे है। अब दोनों पॉइंट का अलग अलग अगर मैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर लिखना चाहूं, P का लिखना चाहता हूं पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो OP इक्वल टू क्या बनेगा भाई बताओ, OP इक्वल टू क्या आएगा, अरे x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, यही आएगा बच्चा। और Q का अगर मैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखूं पोजीशन तो क्या होगा, OQ इक्वल टू क्या आएगा भाई बता, x2 i कैप, y2 j कैप, और क्या होगा भाई z2 k कैप। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखना आता है डायरेक्टली क्लियर। प्रॉब्लम थोड़ी सी तब आती है, प्रॉब्लम क्या है इजी ये भी, बट लिखने का तरीका सीख रहा है। हम P के रिस्पेक्ट में Q की पोजीशन देखना चाहते हैं, P के रिस्पेक्ट में Q की पोजीशन देखना चाहते हैं, या Q के रिस्पेक्ट में P की पोजीशन देखना चाहते हैं। अगर आप P की पोजीशन या Q की पोजीशन Q के रिस्पेक्ट में लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, वेक्टर PQ। क्या लिखेंगे भाई, वेक्टर PQ। अगर मुझे वेक्टर PQ निकालना हो, क्या निकालना हो, वेक्टर PQ। वेक्टर PQ कैसे निकलेगा, मान लेते हैं इनके बीच का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है भाई, इनके बीच का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है R है। मतलब P के रिस्पेक्ट पे हम Q की पोजीशन की बात करना चाहते हैं। इन शॉर्ट ये समझो PQ डिस्प्लेसमेंट हम निकालना चाहते हैं, PQ डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं, P के रिस्पेक्ट में Q की पोजीशन देखना चाहते हैं। लिखेंगे कैसे, वेक्टर PQ, और वेक्टर PQ लिखने का तरीका क्या है, OQ माइनस, याद है OQ माइनस क्या लिखे थे, इसकी पोजीशन वेक्टर में से पीछे वाले का पोजीशन वेक्टर क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। जब माइनस करते हैं तो हमें क्या करना होता है, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट से माइनस करते हैं, सेकंड कंपोनेंट को सेकंड से माइनस करते हैं, थर्ड कंपोनेंट को, तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है इसका, देखो x2 है, इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है x1, क्या लिखेंगे x2 माइनस x1, और फर्स्ट कंपोनेंट के साथ क्या लगता है भैया i कैप, सेकंड कंपोनेंट के साथ क्या लगता है j कैप, और थर्ड कंपोनेंट के साथ क्या लगता है, लिख लिया जाए इसको। देखिए तो वेक्टर r इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, ये सब पढ़ा है हमने, लिखेंगे इसको हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस क्या होगा y2 माइनस y1 j कैप, और आ जाएगा z2 माइनस z1, और यहां आ जाएगा k कैप। कोई दिक्कत? अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब मॉड ऑफ वेक्टर PQ या मॉड ऑफ R, या इसी को हम क्या लिख लेंगे R। तो क्या होगा भाई, भाई रूट में क्या होगा, रूट में i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें, ये सिंपल तरीके से हम लिखेंगे।
इसे पता है, ये डिस्टेंस फार्मूला ही है 2 पॉइंट्स के बीच का। अगर आपको 10th स्टैंडर्ड की मैथ्स का फार्मूला याद हो, अगर 2 ही पॉइंट होते तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब तीसरा भी पॉइंट आ गया तो z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये 3D में पहुंच गया। और क्या कुछ दिक्कत है क्या? 10th स्टैंडर्ड तक तो इतना पढ़ के आ ही रहे हैं हम, उसको तो रेस्ट इन पीस नहीं छोड़ के आ रहे हो ना, उसकी जरूरत पड़ेगी, उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, ये सारी बातें हो गई थी पहले। अब देखो पोजीशन कैसे लिखना है, ये समझ में आ गया क्या है क्या किससे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को एस से भी लिख सकते हैं, आर से भी लिखा जाएगा, कंफ्यूज मत होना। हम पोजीशन बोले या डिस्प्लेसमेंट बोले, दोनों बात क्या है। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पता होगा। डिस्प्लेसमेंट हम निकालते भी कैसे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये ध्यान में रखना। और आई कैप जे कैप के कैप के साथ लिख लेंगे, फिर मैग्नीट्यूड ले लेंगे, उसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा निकल के आ जाएगा। क्लियर है भाई? चल अब ये मान लेते हैं आपका पाथ थोड़ा सा कर्व है, तो कैसे करेंगे, कर्व्ड पाथ हो तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमारा मोशन कहां से कहां तक हुआ था, ध्यान समझना। ए से हम चल के कहां पे गए भाई, बी पे गए। तो जब मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो क्या होगा, और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो क्या होगा। जब मैं ए से चल के बी पे गया, ए से चल के कहां पे पहुंचा भाई, बी पे, तो डिस्टेंस वाली बात तो हमारी ये होगी भाई। अरे डिस्टेंस वाली बात यही होगी कि नहीं होगी, बताओ भाई। डिस्टेंस तो यही होगा, ये आर्क होगा कि नहीं। आर्क और कॉर्ड में डिफरेंस जानते हो कि नहीं आप लोग। ये वाली लाइन आर्क की है, ये कौन सी लाइन है, ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई। ये डिस्प्लेसमेंट को बताएगा, ये किसको बताएगा भाई, ये डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। मैं इसको ना डायरेक्ट आर लिखूंगा, आप समझ जाएंगे, या वेक्टर एस लिखूंगा, है ना। वेक्टर लगा के लिखेंगे, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, पोजीशन की बात कर रहे हैं। और सिर्फ एस लिखेंगे या सिर्फ आर लिखेंगे, इसका मतलब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं या इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। एकदम क्लियर है ना, इसको कंफ्यूज नहीं होना लेकर। अब मुझे आर्क लेंथ निकालना। आपने पढ़ा है प्लेन एंगल इक्वल टू क्या होता है, प्लेन एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अगर ये लेंथ मान ली एल है, मान लेते हैं ए से बी तक जो कर्व पाथ है, इसको हम मान लेते हैं क्या है, एल है। तो एल थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर। और ये एल ही इसकी क्या है, आर्क लेंथ है। एल ही इसकी क्या है भाई, आर्क लेंथ है, यही तुम्हारी डिस्टेंस है। तो एल इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा, आर इंटू थीटा। बस ध्यान रखना कि थीटा यहाँ किसमें है, रेडियन में है। थीटा यहाँ किसमें है, रेडियन। रेडियन में जब हम पाई की वैल्यू रखे हैं तो पाई इक्वल टू क्या होता है, 22/7 या 3.14 रखेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, एंगल में जब रखते हैं कितना होता है, ये 180 होता है, एकदम क्लियर रखना इस बात। जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, इसका मतलब मुझे ये चीज चाहिए, ये स्ट्रेट जो हमारा कॉर्ड है ये चाहिए, कॉर्ड चाहिए हमें, ये हमें कॉर्ड चाहिए। अब जरा बताना, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में, आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि जब भी किसी सेंटर से, सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो कॉर्ड को क्या करेगी, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, बाइसेक्ट करती है। ऐसा थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में। 180 डिग्री बेटा, जब एंगल लिखेंगे तब आओ। मोबाइल मोबाइल हम आप लोगों के रखवाले हैं, आप लोगों को किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करने देंगे। लाइए, आप लोग मासूम बच्चे हैं, आपको कोई भी, ठीक। अब यहां समझना, हाँ तुम क्या कह रहे हो बेटा, जब पाई हमारा ना किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ आएगा ना, किसी टी रेशियो के साथ पाई होगा, तो लिखेंगे क्या, 180। ठीक है, पाई की किसी का कोफिशिएंट है या नॉर्मल कैलकुलेशन में पाई का मतलब 22/7 होगा या 3.14 लिखेंगे। इसका मतलब जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना है, ए बी। अब इसमें मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये इसको क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब जो लेंथ आपका एसी है वही लेंथ क्या है आपकी, बीसी है। क्लियर है। और ये है इस पे परपेंडिकुलर, ये मुझे आर पता है। अगर थीटा एंगल था पूरा तो परपेंडिकुलर भाई ये एंगल को भी तो बाइसेक्ट करेगा, तो क्या होगा, ये भी θ2 हो जाएगा, ये भी θ2 हो जाएगा। क्लियर है, θ2। अब जरा देखना, तो ये 90 है, 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। मुझे चाहिए क्या, इसका मतलब परपेंडिकुलर। तो कौन सा टी रेशियो है जो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर में रिलेशन बताएगा, साइन देगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये एसी होगा आर साइन थीटा, एसी क्या होगा, आर साइन थीटा। एसी निकल के क्या आएगा बच्चा, आर साइन थीटा आएगा। एसी निकल के आ जाएगा आपका आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। अगर एसी आपका आर साइन थीटा आया तो ऑब्वियस θ/2 आएगा।
आर साइन थीटा बाई टू। एसी आपका आर साइन थीटा बाई टू आया तो ऑब्वियस सी बात है बीसी भी क्या आएगा, आर साइन थीटा बाई टू आएगा। ठीक है, हमें टोटल निकालना था ए बी, एसी भी आया आर साइन थीटा बाई टू और बीसी भी आया क्या, आर साइन थीटा बाई टू। टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू आर साइन थीटा बाई टू, ये आ जाएगा हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट। अगर हम कर्व्ड पाथ की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेट पाथ नहीं है तो कैसे निकालेंगे, इसका आइडिया हमने लिया। कोई दिक्कत, ये सब भी पीछे हो चुका है, बाकी निकालने का तरीका बता। चलिए अब यहां देखो क्वेश्चन है छोटा सा, समझना भाई कैसे निकालेंगे, कैसे करते हैं इसको। दिया है क्वेश्चन में एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द ग्रिड। अब ये सब दिया इसकी पोजीशन, इसकी कितनी लेंथ है यहां दिया है। पूछा क्या जा रहा है आपसे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। ए से मोशन स्टार्ट हुआ, ध्यान समझना, मोशन कहां से स्टार्ट हुआ और कहां पे पहुंचे हम, एफ पे। ए से एफ के बीच की डिस्टेंस भी बतानी है और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की बात करेंगे तो पाथ चाहे जैसा भी हो, उस पाथ की जो टोटल लेंथ है उन सबको सम अप कर देंगे भाई, या जो भी है जिस तरह का भी पाथ है, पाथ की जो टोटल लेंथ है वही हमारी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो डिस्टेंस क्या होगा, देखो 8 पहले इधर जा रहा है, ये 8 इधर गया, 3 इधर, कितना हो गया 11, 11 4 कितना हो गया 15, 15 1 कितना हो गया 16, 16 2 कितना हो गया। तो डिस्टेंस हमारा जो हो जाएगा वो कितना आएगा भैया, 18 आएगा। डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट सम कर दिया, सब आ गया पूरी वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, ध्यान समझना, जब बात करेंगे आप डिस्प्लेसमेंट की तो क्या करना पड़ेगा बच्चा देख, अगर ये मतलब इनकी बीच की हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है, ये बतानी है, ये बतानी है, ये वाली हमें पाथ बतानी है, इसकी लेंथ क्या होगी ये अपने को बतानी है। जिसके बीच में भी हमें डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन बताना है तो हमें क्या करना है, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। इस लाइन की जो लेंथ होगी वही इसकी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास जो डिस्टेंस फार्मूला है या जो मैकेनिज्म है उसको देखेंगे कैसे करेंगे। हाँ लगा लेंगे बेटा, कई तरीके से कर सकते हैं, बाकी आप जानकार तो बचपन से किया जाए। अब ये कर सकते हैं भाई बता कैसे करेगा, चल बता कैसे करेगा, ये बता कैसे करेगा, कैसे करेगा। किसको लाइन, ये चलो बहुत बढ़िया, हाँ ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 है, बस खत्म। हाँ चलो इसको निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, ये तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ जाएगा 5, अरे 3 4 5 से तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, हो गया ये लेंथ 5। वो लेंथ कैसे निकालेंगे, कैसे लगाएं, मतलब √5 की वैल्यू कितनी आएगी 236। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, दोनों को क्या कर लें, ऐड कर लें, हो गया डिस्प्लेसमेंट। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, हो सकता है कि नहीं हो सकता। हाँ तुम्हारी भी बात ले लेते हैं, कैसे भी करो बस कैलकुलेशन अपना है भाई। देख बच्चा 4 पीछे आए थे, 2 फिर क्या हुआ आगे गए। अगर यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता तो ये लेंथ कितनी आती यहां से आता है, अरे बेटा बता 4 आए थे बैकवर्ड डायरेक्शन में, फिर 2 गए तो ये कितना हुआ, अरे ये तो 2 ही हुआ, यहां से यहां तक ये कितना हुआ 6, और ये हाइट कितनी होगी भाई 3 इधर 1 इधर, ये 3 ये कितना हो जाएगा 4 हुआ, तो ये 6 है ये 4 है, रूट में कितना आएगा बता, √6 प्लस भाई रूट में 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, कम करो कितना आएगा, अरे 52 आएगा। 52 का स्क्वायर रूट निकाले बेटा, जो आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आप कितनी तरीके से निकाल सकते हो, मैं आपको बस तरीके बता रहा हूं, बाकी करना आपको है, आप कैलकुलेशन जिसमें आपको ठीक लगता है आप कर लो, कोई दिक्कत। हाँ डिस्टेंस फॉर्मूला ही तो लगा रही है वो परपेंडिकुलर, बाकी क्वेश्चन कोऑर्डिनेट लिखना पड़ता, क्या लिखना पड़ता अपने को, कोऑर्डिनेट, कि किसका कितना कोऑर्डिनेट है कैसे करते। मान लो जैसे अगर तुम्हें लिखना होता तो कैसे लिखते, कुछ करना चाह रहे हो क्या बच्चा। तो हम इस पॉइंट को मान लेंगे हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, अब वाई एक्सिस को कितना जा रहे हो, एक्स एक्सिस को आप कितना गए दोनों नोट कर लेना। अगर हम वाई एक्सिस को देखें तो कितनी हाइट ऊपर गए जरा बताना आप, 3 इधर गए 1 इधर गए, टोटल कितना गए 5। इसका मतलब इस पॉइंट एफ पे जो वाई वाला हमारा कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा यहाँ पर 4 आएगा, कोई दिक्कत है नहीं। चलो
अब एक्स एक्सिस को लूंगा, आप कितना गए ये बताना है। पहले कितना गए थे 8, 4 पीछे है कितना हो गया 4, फिर 2 इधर गए कितना हो गया 6, यहां जाएगा 6,4। डिस्टेंस फार्मूला लगा दे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या होगा भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब क्या होगा 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यही आएगा रूट में 52। आप बहुत तरीके से कर सकते हैं, बस सोचना है आपको, लिखना है, प्रोसेस कर ले जाना है, ठीक है। चले आगे बढ़े, मैं बस तरीके बता रहा हूं, बाकी आपको करना है, आप कैलकुलेशन आपके डोमेन का है कि आप कैसे करते हैं, ठीक है। अब स्पीड है, देखिए भाई स्पीड का मतलब क्या है, स्पीड का मतलब क्या होता है, हाँ रेट ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज व्हाट, स्पीड। टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस में क्या चेंजेस आ रही हैं, जो बॉडी कवर कर रही है, जो मोशन में है बॉडी ऑब्जेक्ट हमारा, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, वो उसकी क्या बताएगी, स्पीड। इसका मतलब स्पीड एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जो टाइम के रिस्पेक्ट में देखी जा रही है, किसको भाई, डिस्टेंस को या लेंथ को हम देख रहे हैं पाथ के। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, और क्या है, यूनिट इसकी क्या है, मीटर पर सेकेंड, या कहीं कहीं हम यूजुअली अपने प्रैक्टिकल लाइफ में किलोमीटर पर आवर भी यूज करते हैं। फिर हम लोगों ने कन्वर्जन की बात किए थे, अगर मान लीजिए स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में दिया है, मीटर पर सेकंड में लिखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसमें आ जाएगा, ये मीटर पर सेकंड में। और मान लीजिए अगर मीटर पर सेकंड में दिया है, मुझे किलोमीटर पर आवर में लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से कर देंगे, तो आ जाएगा ये किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत, बाकी यूनिट कैसे भी हो सकता है, बट ये समझना, हम स्पीड को थोड़ा सा कैटेगराइज करना चाहते हैं, और इसके जो सब टाइप्स हैं इसमें देखेंगे स्पीड कितने टाइप के होते हैं उनको समझते हैं। स्पीड को जब मुझे डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में देखना होगा, और स्पीड को जब हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में देखना है, तो हम क्या बताएंगे, मतलब टाइम में वेरिएशन या चेंजेस लाने से क्या इसमें क्या होगा, क्या बोलेंगे, और डिस्टेंस में चेंजेस या वेरिएशन आने से क्या बोलेंगे, इसको क्या समझेंगे, ये देख लेते हैं। टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो स्पीड को हम दो तरीके से समझते हैं, एक क्या होता है अपना एवरेज स्पीड होता है, दूसरा क्या होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, जब किसी लॉन्ग टाइम इंटरवल में हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की हम बात करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज। इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे या किसी पर्टिकुलर सेकंड पे उसकी क्या स्पीड है, ये क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेगा। जैसे मान लीजिए 10 सेकंड तक ऑब्जेक्ट मोशन में था, मूव कर रहा था, हमने कहा 9 सेकंड में इसकी क्या स्पीड थी बताओ, या 9.5 सेकंड में इसकी स्पीड क्या थी आप बताओ, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे उसकी क्या स्पीड थी वो क्या बताएगी, इंस्टेंटेनियस। और किसी लॉन्ग टाइम इंटरवल में होगा जो क्या होगा, एवरेज स्पीड। तो एवरेज बेसिकली किसका होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का ही एवरेज होता है। अगर कोई कहे कि एवरेज हमने डायरेक्ट ऐसे निकाल लिया, तो ये एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड का ही होता है। बट इन जनरल हम कहते हैं लॉन्ग टाइम इंटरवल ले लिया भाई, उसमें जो डिस्टेंस और टाइम है दोनों का जो रेशियो आएगा वो क्या दे देगा अपने को, एवरेज स्पीड। बट ये एवरेज किसका होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का ही होता है। क्लियर है भाई, ठीक है। अब आता है डिस्टेंस के बेसिस पे, ये आता है क्या, यूनिफॉर्म स्पीड, और क्या आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, जब इक्वल टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है तो हम कहते हैं उसकी स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म। जब ऑब्जेक्ट क्या हो, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट से। जरा देखना भाई क्या है इसमें। अब यहां देखो इंटरवल टाइम का कितना दिया है, यहां से देखो 100 का है, ये भी क्या है भाई, इंटरवल आपका डिफरेंस है, जो भी ज्यादा है कम ज्यादा इसको देख लेना, टाइम जो भी है, लेकिन गैप यहां देखो सब अलग अलग है। इनकी स्पीड है इंस्टेंटेनियस, मतलब किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे जो हम स्पीड देखना चाहते हैं, किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे वो उसकी क्या होगी। जब हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं, जब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे बात करेंगे। जैसे मान लीजिए टाइम वाला है हमारा जो, ये क्या है स्पीड का है। जब हम कहते हैं 100 सेकंड में उसकी क्या थी भाई, एग्जैक्ट बताओ कि 100वें सेकंड में उसकी क्या स्पीड थी, तो हम बता पा रहे कितनी भैया 30 मीटर पर सेकंड। किसी पर्टिकुलर मोमेंट या किसी पर्टिकुलर सेकंड पे उसकी जो स्पीड होगी उसको हम क्या बोलेंगे इसकी। और एक एवरेज हमने निकाला, एवरेज इन द सेंस का मतलब एक लॉन्ग टाइम इंटरवल में कितनी डिस्टेंस वो कवर किया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम से जो आपकी निकल रही है उसको हम क्या बोलेंगे एवरेज। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम इंटरवल जो भी कर लिए आ जाएगा। जब डेल लिखा रहेगा ऐसे ट्रायंगल जैसा सिंबल बना रहेगा, इसका मतलब डिस्टेंस ऑन टाइम क्या है, मेजरेबल है, एकदम नॉर्मली हर कोई मेजर करके लिख सकता है। जब यहां लिखेंगे डेल टी टेंड्स टू 0, मतलब टाइम इतना छोटा है लगभग 0 के बराबर है। लगभग 0 के बराबर का मतलब माइक्रो सेकंड हो सकता है, नैनो सेकंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत शॉर्ट इंटरवल है ये। तो उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए जो हमारी आती है क्या स्पीड, उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। या लिखेंगे डेल टी टेंड्स टू 0, या क्या लिख लेते हैं हम
ds बाई dt। ds बाई dt लिखने का मतलब दोनों ही बहुत क्या है, शॉर्ट है, बहुत छोटे हैं, मतलब डिस्टेंस भी बहुत कम है और टाइम इंटरवल भी क्या है, बहुत ऑब्वियस सी बात है। जब टाइम इंटरवल ही बहुत शॉर्ट है तो डिस्टेंस भी क्या आएगी, शॉर्ट ही आएगी। क्लियर है भाई। अब इसमें यूनिफॉर्म स्पीड डिस्टेंस वाला समझ लेते हैं, वो तो समझ गए। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, टाइम इंटरवल भी सेम है, डिस्टेंसेस भी क्या है भाई, सेम आ रहा है। देखो ये 100 सेकेंड, ये भी 100 गैप है, 100 का डिस्टेंस कितना है, 400 इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है बॉडी, तो कैसी स्पीड हो जाएगी, ये यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, देखो टाइम इंटरवल तो अभी भी 100 का ही है, लेकिन डिस्टेंसेस क्या है, डिफरेंट आ रहे हैं। ऐसी स्पीड को क्या बोलेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म। मतलब टाइम इंटरवल तो सेम है बट डिस्टेंस जो कवर हो रहा है 100 सेकंड में, हर एक 100 सेकंड के लिए वो क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, तो ऐसी स्पीड को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर है भाई, ये सारी। फिर नेक्स्ट आ जाओ, इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, इसको देखा भी था, समझा था, थोड़ा समझना है, इसको जानना है कैसे है क्या नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, इसको देख लेना क्या है। ए मैन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पे गया विद स्पीड ऑफ कितना दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड, एंड फ्रॉम बी टू सी दिया कितने में, 40 मीटर पर सेकेंड से, विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, एंड कम्स बैक टू सी, कम्स बैक फ्रॉम सी टू ए, मतलब सी से कहां पर आया, ए पे आया, विद द स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड, देन द एवरेज स्पीड ऑफ हिज इंटायर जर्नी इज। आदमी ए से बी पे आ रहा है कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड से, फिर बी से सी पे जा रहा है कितनी स्पीड से, 40 मीटर पर सेकेंड से, फिर सी से डायरेक्ट किस पे आ रहा है, ए पे आ रहा है, किस स्पीड से आ रहा है, 60 मीटर पर सेकेंड से। तो इस पूरी जर्नी में इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, ये अपने को बतानी है। एवरेज स्पीड इसकी क्या है, ये बतानी है। अब यहां पर भाई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपन क्या है, डिस्टेंस यहां दिया है आपको कितना है, जरा देखना। क्लियर है, कोई दिक्कत, बस ये समझना आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, या तो एवरेज के लिए सिंबल ऐसे बनाते हैं, या तो ये वी के ऊपर क्या करेंगे, बार बनाएंगे, दोनों का मतलब एक सा है, या तो ऐसे लिखेंगे या तो ऐसे, दोनों का मतलब एक सा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना देखकर कभी। या तो वी के ऊपर बार बना रहेगा या तो ऐसे बना रहेगा, मतलब ये क्या बता रहा है, एवरेज स्पीड है तो स्पीड, वेलोसिटी होगा वेलोसिटी, एक्सीलरेशन होगा तो एक्सीलरेशन, जो भी होगा उसी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या है, टोटल टाइम। अब जैसे मान लेते हैं, अब देखो स्पीड कितने दिए हैं, मतलब 3 डिफरेंट स्पीड दिया है ना, यहां है 20, यहां कितना है 40, यहां से यहां तक की जर्नी का कितना है। तो स्पीड को मैं मान लेता हूं इनका जो भी दिया भाई, ये है v1, ये क्या है अपना बताओ, v2 है, और ये क्या है भाई, v3। तो अभी से बात है, अलग अलग उनके लिए डिस्टेंस सेम भी हो सकते हैं पर डिफरेंट जो भी हम मान लेते हैं। पहले डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है, s1, दूसरी डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है, दिस, और तीसरा वाला ये हो जाएगा डिस्टेंस। अच्छा s3 कितना निकल के आएगा बताओ, 600 कैसे हुआ, समझ में आया भाई। ए से बी तक 200, बी से सी तक 400, तो सी से ए पे जाएंगे तो टोटल डिस्टेंस 600 ही तो आएगा, दोनों को सम कर देंगे आ जाएगा। फार्मूला क्या है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, s1 प्लस s2 प्लस क्या हो गया, s3। बस आप बहुत झान ताम में नहीं पढ़ना, अपनी बेसिक फॉर्मूले आप रखेंगे उसी से सब निकल जाएगा। ठीक है भाई, चलो। और यहाँ क्या होगा, t1 प्लस t2 प्लस क्या होगा, t2। अच्छा सर टाइम तो नहीं दिया, हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम नहीं दिया है, स्पीड और डिस्टेंस दिया है, तो स्पीड और डिस्टेंस से टाइम के लिए लिख देंगे। इसका मतलब इसको एक स्टेप आगे सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे s1 प्लस s2 प्लस क्या लिखेंगे बच्चा, s3 लिखेंगे। और टाइम नहीं दिया है तो टाइम निकालेंगे कैसे, s1 अपॉन v1 से। दूसरे का टाइम कैसे निकालेंगे, s2 अपॉन v2 से। तीसरे का टाइम कैसे निकालेंगे, s3 अपॉन v3 से निकालेंगे। और समझा रहा, ऐसे तो निकालेंगे इसको। अब क्या होगा भैया, सब वैल्यूज रख लेते हैं यहाँ पर। s1 कितना है 200, s2 कितना है 400, और ये कितना है भाई 600। दिस होल अपॉन, निकालो इसको। 200 अपॉन क्या करें भाई, 200 अपॉन 20 कितना आएगा 10, प्लस बताओ 400 अपॉन 40 कितना आएगा 10, प्लस बताओ 600 अपॉन 60 कितना आ जाएगा 10। ऊपर सम करेंगे कितना आएगा, कितना आया 1200, अपॉन में कितना हो गया 30। 10 से 10 कैंसिल, कितना आ जाएगा 40। कोई दिक्कत है बताओ, आ जाएगी एवरेज स्पीड निकल के। अपने नॉर्मल कॉन्सेप्ट के से जो है चीजों को करो आप, जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे उतना ज्यादा परेशान हो जाओगे, फिर पैनिक करोगे, नहीं आया मेरे बाल टूट गए, तब भी नहीं आया। बाल टूटने या देने से नहीं आएगा, वो समझो और सही तरीके से आप उसको आगे ले चलो, अपने तरीके से जो आपकी कैलकुलेशन अपने हिसाब से आप ले चलते हो
सारी चीजें आपसे बन जाएंगी, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन में कमांड होना बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन आपको कोई नहीं सिखा पाएगा, आप अपने से प्रैक्टिस करके ही खुद को ऊपर ला पाओगे, ठीक है भाई। ठीक है, अंकित बहुत मुस्कुरा रहे बेटा। हाँ, भीगे भीगे दिनों में किसी की याद आ रही है क्या? चल लिख लिया इसको, आगे चल, हम इसको शेयर भी कर देंगे, आराम से लिख लेना आप। अब चलो देखा भाई, अब इसमें क्या है, वेलोसिटी की बात करेंगे। अभी हम डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में देखें तो उसको बोले स्पीड। अब हम जब डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो उसी को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज व्हाट, मतलब डेल एस। ये वेक्टर फॉर्म में लिखना ज्यादा आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि समझना लिखना आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, बस सब करना। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट मीटर पर सेकंड, इसका भी मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर हो सकता है, कन्वर्जन वैसे जैसे पीछे किया वैसे होगा। वेलोसिटी को भी दो तरीके से हम देखेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं और डिस्टेंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे क्या समझेंगे। टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यहां भी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी, और क्या होगी, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे इसकी क्या वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस। एवरेज की मतलब एक लॉन्ग टाइम इंटरवल की बात करेंगे, या जितने भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज हमने निकाले हैं उन सबका हम एवरेज ले रहे हैं, उससे जो वेलोसिटी निकल के आएगी उसको क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी। पूरा सुनो तब शुरू से ताल मिलेगा। फिर डिस्टेंस के बेसिस पे कहेंगे यूनिफॉर्म, या डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और सेम सेम पीछे जैसा कांस्टेंट हो, जो पीछे हमने स्पीड का बताया वही होगा कि नहीं, क्या होगा भाई। एवरेज का मतलब क्या है, जितनी भी वेलोसिटीज हैं सबको सम करेंगे, या जो भी डिस्टेंस है टोटल डिस्प्लेसमेंट है उनको सम करेंगे। डिस्प्लेसमेंट टोटल जो भी है, नीचे क्या होगा, नीचे टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट पॉइंट क्या होता है, टोटल टाइम क्या देगा हमें, एवरेज वेलोसिटी देगा, क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या वेलोसिटी है वो क्या बताएगा। बस यहां फर्क ये है कि जब वेलोसिटी वर्ड यूज करें तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या है, इसका फिक्स है, कांस्टेंट है, टाइम के साथ फिक्स है, वो टाइम के साथ क्या है, या वेक्टर ds अपॉन क्या लिख लेंगे इसको, कोई दिक्कत। यहां वेक्टर लिखा है, इसका मतलब जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वो डायरेक्शन या तो बोल के देगा 30 डिग्री 40 डिग्री, या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा कुछ बोल के देगा, या आई कैप जे कैप के कैप लगा होगा। मेरी बात समझ रहे हो, वेक्टर जब लिखा होगा तो इसका क्या मतलब हो, क्वेश्चन में मैसेज क्या रहेगा, हम समझेंगे कि वेक्टर है। या तो कोई एंगल दिया रहेगा 30 डिग्री 40 डिग्री 45 90 जो भी है, या वर्ड्स में लिखा रहेगा ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ वेस्ट जो भी कुछ ऐसा लिखा रहेगा, या आई कैप जे कैप के कैप लिखा रहेगा, तब समझ जाना ये वेक्टर की बात की जा रही है। समझ गए, 3-4 फैक्टर्स हैं जिनमें आपको सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, वेक्टर है, स्केलर है, उसका डायरेक्शन क्या है। फिजिक्स में ऐसे डायरेक्शन बताए जाते हैं, आप ये हमेशा मत समझना जो ज्योग्राफी में आप डायरेक्शन पढ़ते हैं वैसे मिलेगा, ये नॉर्थ है मेरा साउथ है, ये ईस्ट है वेस्ट है, वहां एंगल भी आएगा, वहां क्या है, ठीक है ना। आई कैप जे कैप के कैप पे बात करेंगे, कई तरीके से चीजें रिप्रेजेंट की जाती हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे किसी पर्टिकुलर सेकंड पे इसकी क्या वेलोसिटी है वो क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। क्लियर है भाई, चलिए ये बातें हो गई थी अपनी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब फिर से वही कॉन्सेप्ट क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है तो कैसी वेलोसिटी हो जाएगी, यूनिफॉर्म। जैसे 100 का है, देखो गए कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 100 का ही कवर कर रहा है। ये देखो पिज्जा बॉय है, जोमेटो बॉय जो भी है जा रहा है, देखो। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है टाइम इंटरवल सेम है बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो क्या होगा, पीछे बात की इसमें। अब हम इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो इसको समझते हैं क्या है कैसे, क्या डायरेक्शन का रोल है यहाँ पर, ध्यान रखना क्या है क्वेश्चन में। ए पर्सन वॉक्स 40 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, अब ईस्ट बोल दिया उसने, मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की बात कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट। अगर स्पीड बोलता तो क्या हो जाता है, वेलोसिटी। कह रहा है पर्सन वॉक्स 40 मीटर टुवर्ड्स व्हाट, ईस्ट। जब डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन बता दे मतलब किसकी बात कर रहा है वो, डिस्प्लेसमेंट। स्पीड के साथ डायरेक्शन बता दिया मतलब क्या बता रहा है, वेलोसिटी। क्लियर रखना, ये नहीं कि अब क्या है वेक्टर क्वांटिटी, ये समझ में आनी चाहिए आपको, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, मतलब स्ट्रेट पाथ होगी, जिगजैग पाथ नहीं होगी। फिर विथ क्या है, स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ईस्ट में ये है स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ईस्ट उसने पहले बोल दिया है, इसका मतलब बेसिकली ये क्या दिया है आपको, वेलोसिटी दिया है। क्या दिया है ये, वेलोसिटी। एंड वॉक्स 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ विथ स्पीड ऑफ कितना दिया है, 1.5। मतलब डायरेक्शन के साथ स्पीड बताया रहेगा तो हमेशा समझ जाना क्या है ये, वेलोसिटी है, एकदम क्लियर रखना।
देन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द जर्नी इज, तब जर्नी की एवरेज वेलोसिटी क्या है, कैसे निकालेंगे भाई। अब देखो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या, टोटल, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो भैया पहले यहां से कहां तक आया, ओ से कहां तक आया मान लेते हैं, ओ से मान लेते हैं ए तक आया, ओ से कहां तक आया ए, कितना मीटर चल के आया भाई 40 मीटर। फिर ए से कहां चल के आया भाई, बी पे आया, कितना मीटर चला भाई 30। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करता, अगर मैं यहां पर एवरेज स्पीड की बात करता तो क्या होता, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है जरा बताना, टोटल डिस्टेंस कितनी है जरा बताना, बताओ भाई 70। टाइम निकालते कैसे होता, इसमें टाइम कितना आएगा, अरे 40/2 कितना आएगा 20, प्लस इसमें टाइम कितना आएगा, अरे 30 अपॉन 1.5 कितना आएगा, अरे ये भी 20 ही आएगा, तो 70 अपॉन कितना हो जाता 40, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1.75, 1 पॉइंट कितना आ गया 75। अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करता तो एवरेज स्पीड कितनी निकल के आ गई 1.75 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहां जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं तो मुझे फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी तो देखनी पड़ेगी। तो मैं ओ से बेसिकली कहां पहुंच रहा हूं, बी पे, तो ओ से बी के बीच की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। या आप ये समझो इस पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अरे 40 कॉमा क्या होगा 30 होगा, 40 कॉमा, क्योंकि एक्स एक्सिस कितनी जा रहे हैं भैया 40, वाई एक्सिस कितना जा रहे हैं 30, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 40, 30। हम इसको लिख सकते हैं क्या, अगर ऐसे लिखना होता है, मान लेते हैं वेक्टर आर है हमारा, तो वेक्टर आर इक्वल टू क्या होता है बताओ, अरे 40i क्या है प्लस क्या होता है 30 से क्या। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसका क्या भाई मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मॉड आर क्या हो जाएगा, रूट में 40 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा भाई 30 का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो कितना आ जाएगा 50, अरे 40 का स्क्वायर 1600, 30 का स्क्वायर 900, 1600 प्लस 900 2500, 2500 का स्क्वायर रूट क्या होगा 50 आ जाएगा, सीधे आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत। अब डिस्प्लेसमेंट आ गया 50, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 50। अब एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या है भाई, भाई टाइम निकाल ही लोगे, जितनी जो आ रही है टाइम अलग अलग जोन का निकाल लोगे भाई। टोटल जर्नी का टाइम कितना है, जितना टाइम यहां जाने लगा उतना टाइम यहां लगाने में, दोनों का निकाल लिए भाई। अब यहां जो बेस में हमारा 70 आया था, मतलब ऊपर न्यूमरेटर में जो आया था क्या 70, अब यहां न्यूमरेटर में क्या आएगा 50, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टोटल कितनी है 50। टाइम वैसे निकालेंगे S1/V1 से और S2/V2 से डिवाइड कर लिए, निकल के कितना आ जाएगा 1.25 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत, तरीके बहुत हैं, आप सीखते चलिए, कैलकुलेशन इजी ऐसे ही बनेगा जब आपके पास मल्टीपल वेज होंगे कैलकुलेशन के, समझने के, लिखने के, तभी चीजें आपके लिए इजी बनेंगी। क्योंकि कोई कहीं कुछ सेट होगा अच्छा बनेगा, कहीं पे कोई और चीज सेट होगा तो इजीली हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको आएंगी तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज हमेशा उलझन में रहेंगे, ठीक है। फिर एवरेज स्पीड देखो, इसके कई कंडीशंस हैं, इनमें केसेस बनते हैं, केसेस को समझ लेते हैं, वही सब बनेगा यहां से कैसे क्या है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अनइक्वल स्पीड्स इन डिफरेंट टाइम इंटरवल, कि अलग अलग क्या है इंटरवल भी है और अलग अलग उस इंटरवल में उनकी क्या है स्पीड्स भी हैं, तो हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं T1 टाइम में क्या है उसकी स्पीड क्या है V1 है, T2 टाइम में उसकी स्पीड क्या है भाई V2 है, ऐसे दिए हैं n टाइम तक मान लो दिए। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या है टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ डिस्टेंस तो दिया नहीं है, बस स्पीड और टाइम दिया है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्पीड इंटू टाइम से निकल जाएगा, स्पीड इंटू किससे निकलेगा टाइम से निकलेगा भाई। v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है s/t, s नहीं दिया है तो कैसे निकलेगा v इंटू टी से निकलेगा। तो पहली वाली सफर के लिए अगर हम निकालना चाहते हैं T1 टाइम इंटरवल में, अगर v1 स्पीड है तो s1 क्या आएगा v1 इंटू T1 आएगा, s2 क्या आएगा v2 इंटू T2 आएगा, s3 क्या आएगा v3 इंटू T3 आएगा, ऐसे nth के लिए क्या आएगा vn इंटू क्या आएगा tn आएगा, vn इंटू क्या आएगा tn आएगा। अब ये सारी वैल्यूज रख दी है, टाइम सबका दिया ही था, इनका सम करके इसको डिवाइड करना है। अगर टाइम इंटरवल यही सेम हो जाता, ध्यान समझना, अब यूनिफॉर्म स्पीड का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आएगा कि वहां ऐसे क्यों लिखा था। अब यही टाइम इंटरवल सेम हो गया, मान लीजिए इसको भी हमने 5 सेकंड में देखा था, इसको भी 5 सेकंड में, इसको भी 5 सेकंड में, इसको भी 5 सेकंड में, स्पीड अलग अलग है बट टाइम इंटरवल सबका क्या है सेम है। तो उस केस में क्या होगा, एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, सबका सम करेंगे और जितना भी नंबर होगा उससे क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, जहां n होगा जितना भी नंबर होगा उससे क्या कर लेंगे डिवाइड करेंगे। अगर 3 स्पीड से भाई तो तीनों का सम करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 2 स्पीड से तो क्या करेंगे दोनों का सम करेंगे 2 से क्या कर लेंगे डिवाइड।
मेरी बात समझ आ रही है? कैसे है ये? तो हम एवरेज स्पीड निकालने में सबका सम करके डायरेक्ट नंबर आप जो भी स्पीड्स दिए उससे डिवाइड कर देंगे। कब? जब दोनों की स्पीड का मोशन का टाइम इंटरवल क्या होगा? सेम होगा। तो सम करेंगे और जितने भी नंबर ऑफ स्पीड्स हमारे दिए हैं अलग अलग इंटरवल के लिए उस नंबर से डिवाइड कर देंगे, एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। क्लियर है बात? ये एक्सप्रेशन बन गया v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन कहां तक dn तक अपॉन क्या है n। सपोज करो 3 तक ही होता तो अपॉन में क्या लिखते हैं? 3 लिखते। कोई दिक्कत? बढ़िया, बाकी आप तो समझ आ बचपन से। जैसे क्वेश्चन दिया देखो, A man travels on a straight road from his home to bank with a uniform speed of 18 km per hour for 10 seconds and then travels with uniform speed of 36 km per hour for next 20 seconds. ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन दिया था, A man travels on a straight road from his home to bank with uniform speed of 18 km per hour for 10 seconds, then travels with a uniform speed of 36 km per hour for next 20 seconds on a straight road from bank to market. The average speed of the man for the whole journey is in किलोमीटर पर आवर में बताना है। टाइम दिया है सेकंड में, स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में। तो पहले क्या करो, इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो ताकि यूनिट सेम बना के ही तो आप सॉल्व करोगे इसको। उसके बाद जो भी स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड में आएगी उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? किलोमीटर पर आवर में कर लेंगे। तो पहली वाली स्पीड आपको क्या दी है भाई बताओ? फर्स्ट स्पीड क्या है आपकी? v1 18 किलोमीटर पर आवर दिया है। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन इस जर्नी का टाइम कितना है भाई? 10 है। सेकंड स्पीड क्या है जरा बताना? सेकंड है आपका ये 36। 36 का मतलब क्या होगा? 5/18 करेंगे सॉल्व, कितना आ जाएगा भाई? 10 मीटर पर सेकंड। जर्नी का टाइम कितना है भाई? ये 20। टाइम आ गया इसका 20। बढ़िया। अब देखो टाइम इंटरवल अलग अलग है, स्पीड भी डिफरेंट है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा? एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका? वही v1 t1 प्लस dt t2 वही लगा देंगे। जो भी टाइम है सबका सम करेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना आ गया? ये 250/30 आ गया। कितना आ गया? 250/30। अब ये मीटर पर सेकंड में है लेकिन हमें निकालना किस में है? किलोमीटर पर आवर में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना। सॉल्व कर लिया, आंसर कितना आ गया? 30 किलोमीटर पर। कोई दिक्कत? आसानी से कर ले जाएंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, एवरेज स्पीड निकालना है। केस 2 को समझना। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड। अनइक्वल डिस्टेंसेस क्या कर रहा है? वो कवर कर रहा है लेकिन डिफरेंट स्पीड भी है भाई। अब इसमें टाइम की बात ही नहीं कर रहा है, केवल और केवल किसकी बात की जा रही है? स्पीड और डिस्टेंस की बात की जा रही है। तो मान लेते हैं S1 डिस्टेंस कवर कर रहा है v1 स्पीड से, S2 डिस्टेंस कवर कर रहा है v2 स्पीड से, ऐसे ही S3 डिस्टेंस कवर कर रहा है v3 स्पीड से एंड सो ऑन Sn डिस्टेंस कवर कर रहा है vn स्पीड से। ठीक है भाई? अच्छा, यहाँ जो स्पीड दी जा रही है ना यूनिफॉर्म है ये, मतलब यहाँ से मतलब Sn डिस्टेंस पूरा कवर करने में इसकी स्पीड vn ही थी, ना घटी है ना ही बड़ी है। ये यूनिफॉर्म है, ये समझना। ठीक है? पूरा मोशन अपने आप में क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है, बट जिस टाइम इंटरवल की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम इसको ऑब्जर्व करके लिख रहे हैं, वो क्या है? यूनिफॉर्म है, ये समझना। हाँ, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि हम ये बता रहे हैं कि मतलब यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये टाइम के साथ इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, हम ये बताना चाहते हैं। तो मतलब इस टाइम फ्रेम में इसकी जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी? यही आएगी जो v1 लिखा है। हर एक मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी अगर v1 ही है तो एवरेज कितना आएगा? v1 ही तो आ जाएगा। मतलब अगर ए से लेकर यहां तक आया, इस डॉट से लेकर इस डॉट तक पार्टिकल हमारा आया मूव करके, तो इस पूरी जर्नी में इसकी स्पीड क्या है? v1 ही रही है। v1 ही इसकी स्पीड क्या है? फिर यहां से यहां तक जब आया तब भी यहां से यहां तक लेकर हर एक पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या है? v2 ही है। मतलब कांस्टेंट स्पीड से ही मूव कर रहा है। उस इंटरवल की बात करेंगे जहां स्पीड लिखा हुआ। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अब कह रहे हैं कि डिस्टेंसेस तो डिफरेंट है ही, साथ साथ स्पीड भी क्या है? इनकी डिफरेंट है। तब उस केस में फॉर्मूला तो वही लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है अपना? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस। अब टाइम कैसे निकलेगा भाई? स्पीड इक्वल टू क्या होता है भाई? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम टी इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन क्या होगा? स्पीड होगा। एस अपॉन क्या आएगा? बी। तो पहला टाइम कैसे निकलेगा? S1 अपॉन V1 से, दूसरा कैसे निकलेगा? S2 अपॉन V2 से, तीसरा कैसे निकलेगा? S3 अपॉन V3 से। निकल जाएगा सबका, ऐसे निकाल लेंगे। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आ गया, डिवाइड कर लेंगे, आ गया आंसर। फिर कह रहे हैं अगर डिस्टेंसेस सेम हो, डिस्टेंसेस क्या है इनके? सेम हो, स्पीड भले इनकी डिफरेंट है
टाइम इंटरवल इनका डिफरेंट है, बट इनका डिस्टेंस क्या है, सेम है। मान ली v1 स्पीड से क्या है, ये 100 मीटर कवर कर रहा है, और ये दूसरा क्या है, v2 स्पीड से भी 100 मीटर कवर कर रहा है। डिस्टेंस सेम है, लेकिन स्पीड और टाइम इंटरवल क्या है, अलग अलग है। टाइम इंटरवल सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बट क्वेश्चन ये हमारे लिए यहाँ पर कि अगर स्पीड जो भी है, डिस्टेंस अगर सेम कवर कर रहे हैं, वो भाई जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, 100 मीटर जल्दी कवर कर लेगा। जिसकी स्पीड कम होगी वो ज्यादा टाइम लेकर 100 मीटर कवर करेगा। अगर डिस्टेंसेस सेम है, डिस्टेंस सेम वो कवर कर रहे हैं, जो भी उनको स्पीड थी, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। S1 S2 S3 S4 ये सब जितने हैं सब क्या हो गए, सेम हो गए। इसी फॉर्मूले में हर जगह रख के इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है वो n अपॉन क्या आता है, n अपॉन, ये फॉर्मूला आपके लिए जरूरी है, n अपॉन क्या है, n अपॉन v बार इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 एंड सो ऑन क्या होगा, प्लस 1 अपॉन vn, प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, vn हो जाएगा। अगर n नंबर ऑफ स्पीड्स हैं तो हमारे, हम जनरली 2 या 3 की बात करते हैं, अगर 2 होंगे तो क्या करेंगे, आपने पढ़ा होगा ना, 2 टाइम्स ऑफ v1 अपॉन क्या होगा, v1 प्लस v2, बस यही यहाँ 2 तक लिखेंगे, यहाँ सिर्फ क्या लिखेंगे हम 2 तक। इसको सिंप्लीफाई किए, n के प्लेस पे क्या रखेंगे 2, जब 2 ही स्पीड की बात कर रहे हैं तो n के प्लेस पे क्या रखेंगे हम 2 रखेंगे। तो यहाँ देखो s1 इक्वल टू s2 है, तो 2 अपॉन v बार 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, जब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होगा इसका बताओ भाई, v1 और v2, यहाँ क्या आएगा v1 प्लस, ठीक है ना भाई। अब इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका जब आप रेसिप्रोकल करोगे क्या आएगा, v बार अपॉन 2, और वहां क्या आएगा v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आएगा। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या यही निकल के आ जाएगा, आ जाएगा, यही आएगा कि नहीं आएगा। तो हम 2 की ही बात करते हैं जनरली। ये कब लगेगा ध्यान रखना, जब डिस्टेंसेस दोनों क्या कर रहे हैं, इक्वल कवर कर रहे हैं। टाइम इंटरवल उनका कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम हो जाए तो अच्छा है, नहीं है तो भी हम यही लगा लेंगे, कोई दिक्कत। अब इस पे देख लेना, एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। अब क्या है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग व्हाट, स्ट्रेट लाइन, इट कवर्स 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का 1/3 किस स्पीड से कवर कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से, एंड नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस विल स्पीड ऑफ कितना दिया है, 20 मीटर पर सेकंड से, और एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकंड से कर रहा है। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकंड। भाई टोटल जो भी पार्ट था, जो भी पाथ का लेंथ था, उसको हमने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। सपोज करो टोटल जर्नी की जो लेंथ थी वो 90 मीटर थी, लग गए, लग गए बता रहा है। हम इसलिए ना कई बार सोचते हैं लेकिन हम चल नहीं पाते, रीजन क्या जानते हो, हम चाहते हैं या तो क्लास में बैठे हो ही नहीं, या अगर बैठे हो तो एकदम ध्यान से पढ़ो समझो, तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, अदरवाइज जैसे वो बोला ना सर हमने कहा, हिंड्रेंस नहीं चाहिए किसी भी तरीके का। हाँ, दो मतलब कोई वो नहीं है, मतलब आता है अच्छी बात है, आना ही चाहिए, क्योंकि पढ़ चुके हैं तभी तो रिवीजन कर रहे हैं। है तो आप जाओ, बहुत टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप उस टाइम में कुछ नया पढ़ लोगे या इसी को जल्दी से रिवीजन करके आगे बढ़ जाओ। बट अगर करना चाहते हो तो करो, अदरवाइज बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। कर तो लिए ही हो ना एक बार, ऐसा थोड़ी है कि कुछ नया मिल जाएगा इसमें, बस वही पीछे जो पढ़े हैं वही रिवीजन कर रहे हैं। हो सकता है कहीं 1-2 जगह कुछ नया करने का तरीका बता दे, बस इतना ही से होगा, इससे ज्यादा कुछ होगा थोड़ी, वही सब रहेगा। लेकिन मेरा यकीन करिए ऐसे मतलब थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस उस पर कह रहे हैं कि आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी लर्न कर लो, रिवीजन की जरूरत तो हर किसी को पड़ती ही है। हो सकता है आपका कुछ बेनिफिट हो जाए, जल्दी से रिवीजन हो जाए, कुछ डाउट हो तो आपको फायदा हो जाए। बाकी आप जीनियस तो बचपन से थे, क्या पांडे जी, अरे नहीं, काम करते रहना चाहिए इंसान को, कभी खाली नहीं बैठना चाहिए, लेकिन 2 काम एक साथ नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान रखो, ये भी जरूरी है। अब यहाँ समझते भाई, देखो टोटल जो भी जर्नी थी उसको क्या कर रहा है भाई, 3 पार्ट में कवर कर रहा है, तीनों पार्ट क्या है उसकी इक्वल है, मतलब डिस्टेंस सेम हो गया। अब 3 है, कितनी स्पीड है 3, तो हम कॉन्सेप्ट सीधे लगा लेंगे, हमारे पास पता है 3 अपॉन क्या हो जाएगा, v बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन क्या आएगा, v2 प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा, v3। बाकी करने का तरीका उसने बता रखा है। तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा, अरे भाई v का बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहली स्पीड क्या है भाई, फर्स्ट वाली स्पीड क्या है उसकी 10, सेकेंड क्या है इसका 20 है, थर्ड क्या है, इन सबका एलसीएम क्या होगा भाई 60 होगा,
सॉल्व करेंगे क्या आएगा बताओ, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 3, यहाँ क्या आएगा 1, कितना होगा ये, अरे कितना आएगा, 10 से 10 कैंसिल, 3 अपॉन वी बार इज इक्वल टू कितना आ गया 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, वी बार इज इक्वल टू क्या आएगा 18 मीटर पर, कोई दिक्कत है, 2-3 लाइन में आपका आंसर होगा। टोटल जर्नी का 1/3 इतनी स्पीड से, सेकेंड 1/3, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 1/3 तो बचेगा। जैसे मान लो हमारी जर्नी 90 मीटर की थी, उसका 1/3 कितना हुआ 30 गया, अगले टाइम में भी क्या गया 1/3, मतलब 30 बचा कितना, हो गया ना इक्वल। अगर x मानते तो क्या होता, पहले x/3, अब दूसरा कैसे बचा, वो भी x/3 तो बचेगा। ये स्पीड हमने कहा जिसे 1/3 डिस्टेंस की वो बात कर रहा है ना, जैसे हमने कहा 30 मीटर, तो 30 मीटर की डिस्टेंस वो ना इसी से कवर कर रहा है, पहले 10 मीटर पर सेकंड से कर रहा है, मतलब 30 मीटर का मान लो जैसे पहला मीटर वो, नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो जैसे जैसे मैंने अभी बताया 30 मीटर का है पूरा, तो जैसे मैं कह रहा हूँ ए से बी तक आ रहा है ना, वो ए से बी तक जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो आ रहा है ना, इस पाथ के हर एक पॉइंट पे, इसकी स्पीड कितनी है, फिर जब पॉइंट बी पे पहुंचा तो उसकी स्पीड बदली, वो कितनी हो गई, अब बी से सी तक जब वो आ रहा है तो हर एक पॉइंट पे इसका स्पीड कितना है भाई 20 मीटर पर सेकेंड है, तो बी से सी के बीच में इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, अरे 20 मीटर पर सेकेंड ही तो आ जाएगी। ए से बी के बीच में इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, मेरी बात समझ गए। इसका मतलब ऐसे केसेस के लिए ये बताया जाता है कि जो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वही इसकी एवरेज वेलोसिटी होगी, मेरी बात समझ गए। जो इसकी इंस्टेंटेनियस होगी, जो किसी हर एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जो इसकी स्पीड होगी वही क्या होगी इसकी, क्लियर है, ये ध्यान रखना। वही बोल रहा है कि यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब हर एक पर्टिकुलर टाइम पे वही है, ठीक है ना, ये क्लियर हुआ, कैसे कर लेंगे, बाकी यहाँ डिटेल में किया गया x/3 लेकर, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई टेंशन। आप लिखेंगे सिंस डिस्टेंसेस आर व्हाट सेम देयरफॉर दिस इक्वल टू दिस, यहां से निकाल लेंगे एवरेज वेलोसिटी, सीधे निकल के आ जाएगी अपना आंसर, ठीक है। आगे बात करो, एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला देखते हैं। अब यहाँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आएगा, आई होप आप लोगों ने पढ़ा है पीछे, तो आपको आइडिया होगा, बहुत कुछ अलग से मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, आइडिया ये बताना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं पढ़ेंगे क्या, हाँ पढ़े, फिर भी एक बार सर बताना तो बनता है, हाँ देख रहे हो, डिफरेंशिएशन इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग, लेक्चर्स इसीलिए तो रिकॉर्ड कराए जाते हैं कि आप देखेंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इन केस किसी क्लास में आप एब्सेंट होंगे तो ये उम्मीद ना रखिएगा कि आपके कहने पे मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, जब टाइम मिलेगा तभी, क्योंकि टाइम नहीं रहता यहाँ, रिवीजन करा दूंगा, प्रैक्टिस करा दूंगा, वीडियोज रहेंगे, लेक्चर्स रहेंगे, अपना देखो पढ़ो, तुम्हारा सारी चीजें देखो, साथ साथ पढ़ोगे तो ठीक है, अदरवाइज हर किसी के हिसाब से अगर अलग अलग चलते रहेंगे तो फिर आप पूरा दिन वही चले जाएगा, किसी को भी नहीं पढ़ा पाएंगे। पढ़ो अच्छे से, देखो जो नहीं आएगा उसको देखेंगे, बताएंगे, समझाएंगे, हाँ पढ़ने के बाद नहीं आया नो डाउट आपको कराएंगे, बट एक बार आप लेक्चर्स देखो, नोट्स बनाओ, पहले समझने की कोशिश करो, अदरवाइज फिर कोई मतलब ही नहीं है ना, बार बार वही चीज करते रहेंगे, पीछे रह जाएंगे, फिर कोर्स कंप्लीट नहीं करेंगे, वो भी शिकायत रह जाएगी, फिर कोई मतलब नहीं करेगा। अच्छे से पढ़िए, कवर करिए सारी चीजें, हर एक पॉइंट में ले रहा हूँ, इसमें कुछ भी स्किप नहीं कर रहे हैं, हर एक चीज एकदम डिटेल में इसीलिए बता दे रहा हूँ। बाकी डिटेल वाली क्लासेस तो वही सब पढ़ी ही है, आप लोग पीछे से देख लेंगे, उसको कर लेंगे। हाँ बेटा चलो, पार्क और में बैठे होगा, मतलब ऐसा लगे जैसे बोलने के लिए बेताब रहते हैं, कोई नहीं मिलेगा, लगे कि दीवार वर्ष बतियाने, तो और बताओ, कल बोले नहीं कुछ, मैं अकेले बैठा था, अगला अगला सोचेगा पागल हो गया है क्या साला, आया देखा चला गया भाग के, एकदम रिलैक्स रहो, एकदम बैठे रहो। आओ इधर, क्या बोलना चाहते हो, आओ, हाँ? आओ, दुनिया आपको सुनना चाहती है, आओ। कितनी बार यही चीज बोले बताओ, क्या
ये तुम्हारा मतलब फर्स्ट ट्राई कर रहा हूं मैं आपको क्लास में बैठा के। अगर कोऑपरेट करोगे तो नेक्स्ट वन शॉट में आप बैठोगे, अदरवाइज वीडियोस ही बनेंगे नहीं। तो यूट्यूब पे तो जमाने के पड़े हैं, सब देख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा यूट्यूब पे हजारों वीडियो पड़े हैं, हर एक टॉपिक पे पढ़ेगा नहीं वन शॉट का। लेकिन मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट अगर साथ साथ कुछ हो तो मैं क्लियर कर सकूं, जो भी डाउट है प्रॉब्लम है ले सकूं, ठीक है। इसलिए प्लीज नहीं बोलूंगा, कोऑपरेट करो, हमारी जरूरत है। मैं तुम्हें ऐसे भी निकल सकता हूँ, ठीक है। यूट्यूबर थोड़ी हूँ मैं कोई, यूट्यूब के लिए थोड़ी पढ़ा रहे हैं, आपके लिए पढ़ा रहे हैं। बाकी आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, फैसिलिटी दे रहे हैं। यूट्यूब पे जब पढ़ाना होगा तो प्लीज ये देखो यही आएगा, यही सब बोलेंगे, समझ रहे हो नहीं। सब देख के पास वो कराए लटक के, लेकिन अभी वही होता है। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन ए फिजिकल क्वांटिटी, चेंज इन ए फिजिकल क्वांटिटी, मैं लिख दूं पूरा, नहीं तो कहेंगे पीक्यू क्या। चेंज इन ए फिजिकल क्वांटिटी, change in a physical quantity with respect to change in other physical quantity, other physical quantity। with respect to change in other physical quantity, इसी फिजिकल क्वांटिटी में हम चेंज की बात कर रहे हैं, दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में चेंज के रिस्पेक्ट में, दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में चेंज के रिस्पेक्ट में हम इसके चेंजेस की बात करने वाले हैं। इसका मतलब ऐसे समझना, जैसे जैसे आप स्पीड लिखते हो, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, जरा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमने डेल एक्स अपॉन डेल टी लिखा तो किसी खास टाइम इंटरवल में डिस्टेंस में क्या चेंज आया, इन दोनों का रेशियो हमें क्या देगा। टाइम में हमने चेंज लाया या टाइम इंटरवल को हमने घटाया बढ़ाया, उसके अकॉर्डिंग स्पीड में डिस्टेंस में क्या चेंज आया वो क्या देगा हमें। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, चेंज इन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट किसके रिस्पेक्ट में, चेंज इन टाइम के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन को फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, बाकी मैथ्स वाले सर भी बताते तुम्हें। अभी तक 5 का डिफरेंशिएशन का आंसर नहीं आया, लेकिन कोई जरूरत भी नहीं, क्योंकि मैथ्स वाले समझेंगे उसको जानेगा, हमें तो बस बताना है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जानना जरूरी है। तो किसी एक फिजिकल क्वांटिटी में हम चेंज की बात कर रहे हैं, किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में चेंज के रिस्पेक्ट में, कि क्या चेंज आएगा ये बताओ। अब यहां समझना जरा, अब ये चेंज अगर थोड़ा सा मेजरेबल है तो डेल एस बाई क्या होगा, अगर इमेजरेबल है बहुत छोटा है तो इसको क्या लिखेंगे, डी एस बाई। तब स्मॉल टाइम में, वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल में चेंजेस के अकॉर्डिंग इसके डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज आ रहा है, ये रेशियो भी क्या देगा अपने को, स्पीड देगा। क्या देगा, जो ये रेशियो निकल के आएगा ना डिफरेंशिएशन में, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको। और स्लोप का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा है tan थीटा, क्या पढ़ा है आपने, tan थीटा निकलेगा कैसे, ये समझना। जब आप थीटा की बात करते हो तो हम ये स्लोप किसके लेते हैं भाई, एंगल किससे लेते हैं आप, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से लेते हैं। मतलब अगर ये एंगल थीटा यहाँ बन रहा है, इसका जो स्लोप निकल के आएगा, स्लोप क्या होगा भाई, tan थीटा। अभी एक लाइन की बात कर रहे हैं, अभी कर्व की भी बात करेंगे, समझना सारी चीजें आ जाएंगी। अब जरा देखना, अगर डिस्टेंस और टाइम में ग्राफ ड्रॉ लग गया है भैया, डिस्टेंस और टाइम में ग्राफ ड्रॉ लग गया है तो क्या है, कैसे निकलेगा। डिस्टेंस और टाइम में अगर ग्राफ आपने ड्रॉ किया है तो यहां से जो इसका स्लोप निकल के आएगा क्या आएगा, स्पीड निकल के आएगी। अब अगर यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है, किसी टाइम इंटरवल में निकालना है, सब ठीक है, चलो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक लिया आपने, थीटा आ गया। मान लीजिए आपने यहाँ से नहीं देखा, हमने कह दिया कि चलो किसी टाइम इंटरवल बताओ कि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आए तो बताओ इसका क्या होगा। अब आपको पता होगा अगर इस टाइम वाले एक्सिस के पैरेलल एक लाइन यहाँ पर मैं ड्रॉ कर दूं, यहाँ पर एंगल थीटा है तो एंगल भी क्या होगा, तो वहां भी tan थीटा वही आएगा जो यहाँ tan थीटा आएगा। तो किसी भी फ्रेम में हम जाकर, किसी भी इंटरवल में जाकर देखेंगे तो स्लोप हमारा वही आएगा, इसमें कोई चेंज आएगा क्या, नहीं चेंज आएगा। तो हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, अभी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं कि ये क्या है, कि चेंज इन ए फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अदर फिजिकल क्वांटिटी। जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे उसको हम नीचे लिखेंगे, जिसमें चेंज की हम बात कर रहे हैं उसको हम ऊपर लिखेंगे। ये बात क्लियर है। बाकी आप ये समझना, अगर एक्स वाई में अगर हमने ग्राफ ड्रॉ रखा है या डिफरेंशिएशन की हम बात कर रहे हैं तो इन जनरल हम स्लोप को ऐसे लिखते हैं, स्लोप इक्वल टू क्या होता है, डी बाई डी एक्स। क्या होता है भाई,
स्टेबल है तो क्या लिखेंगे इसको, डेल वाई बाई, लेकिन डिफरेंशिएशन की मैं बात कर रहा हूँ। डिफरेंशिएशन की बात तभी हो पाएगी जब टाइम इंटरवल बहुत क्या होगा, शॉर्ट होगा, या बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल की हम बात कर रहे होंगे। इन शॉर्ट ये समझो कि आप इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे होगे। किसकी बात कर रहे होगे, इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे होंगे। हम इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे होंगे तब हमें डिफरेंशिएशन वगैरह इन सब कॉन्सेप्ट को लेकर चलना पड़ेगा। अब इसके कुछ फार्मूले हैं, जो फार्मूले हम यूज करेंगे हम उसको बता दे रहे हैं, बाकी तो हो तो बहुत कुछ सकता है। बट मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस बात है हमारा लीनियर पाथ होगा या जो भी होगा, हम वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो इसमें जो हमें फार्मूले की जरूरत है बेसिकली अभी बताएंगे वही वही हम लोग करते हैं। इसमें कुछ क्या है फार्मूले, देखो डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूले देख लेते हैं भाई। डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूले देख लेते हैं। तो जो आप लोगों ने पढ़ी, डिफरेंशिएशन का पहला फार्मूला क्या है भाई, अगर x के रिस्पेक्ट में हम x और n को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या होगा। फार्मूला क्या था अपना, n x और क्या होगा भाई n माइनस। अब इस फार्मूले से हमने क्वेश्चन बहुत सारे किए, बहुत प्रैक्टिस भी किए थे क्लास में। अगर मुझे करना हो डिफरेंशिएट x की पावर 3 को तो क्या आएगा भाई, 3 यहाँ आएगा पावर में 3 माइनस 1, ये आ जाएगा कितना 3x। क्या, हाँ तो वही तो है, देख लो क्या ही बताया है। 5x की पावर 4 होता है। अब आप ये समझो कि आप लोगों के लिए मेरे लिए एक सेशन में 3 3 4 4 5 5 6 6 बार होते हैं। 12 इंटू अब कर लो 6, 72 तो ऐसे ही हो गए। सैकड़ों बार तो ऐसे पढ़ा के छोड़ दिए, लेकिन फिर भी लगातार पढ़ा रहे हैं, उसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। उसके बाद भी जब आप लोग क्लास में बैठते हो, स्कूल वाली हरकत करते हो, तो मुझे अपने स्कूल याद आते हैं, फिर मेरी भी वही हरकत करने का मन करता है, लेकिन करूँ कैसे, कई लोग मुझे देख रहे हो अब तो नहीं कर तो दूं मैं, दिक्कत तो ये भी पांडे समाज क्या गुरु जी तो खंडा रहे बता रही इमारतें बुलंद होंगी। बेटा चल चल देखिए आ जाएगा x की पावर 5 क्या हो जाएगा, 5x की पावर कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे। पावर अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाली पावर आएंगे ही, बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होना, हमेशा पावर पॉजिटिव वाले ही आएंगे। अभी फिजिक्स की बात करेंगे, मैथ्स में तो इनफाइनाइट केसेस बनते हैं भाई, करते रहो, कोई लिमिट है नहीं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अब देखो, अरे टीडीएक्स आप यहाँ लिखा है 5, टीडीएक्स आप यहाँ पर क्या लिखा है 5। अगर हम कांस्टेंट टर्म के डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो क्या आएगा भाई, क्यों, क्योंकि भैया एक्स में चाहे जितना भी चेंज लाए, नंबर में कोई चेंज आएगा क्या, इसलिए डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा इसका, इसलिए 0 आ रहा है। फिजिक्स के पॉइंट भी समझ रहा है इसको। अगर एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो तो भाई 1 आ जाएगा, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या आ जाएगा 1। क्लियर है, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, बताने का। अब उसमें टी हो सकता है, एक्स हो सकता है, कुछ भी हो। अगर कहीं लिखा है डी डी टी ऑफ टी की पावर मान लो 6 लिखा है तो क्या आ जाएगा 6 टी की पावर 5। जरूरी नहीं हर बार एक्स ही हो, अरे जिसके भी रिस्पेक्ट में करेंगे वही आ जाएगा। लेकिन अगर डी डी टी ऑफ यहाँ लिखा है, डी डी टी ऑफ 5 लिखा है तो यहाँ भी क्या आएगा 0। नंबर चाहे कोई भी हो उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, चाहे किसी के भी रिस्पेक्ट में हम देखें, क्योंकि नंबर में कोई चेंज आएगा क्या। अब ये कह रहे हैं मेरा यकीन करो, मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, मतलब मुझे ये आता है, मैं रिवीजन नहीं कर रहा हूं। अगर मैं कर रहा हूं तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, किसके लिए करूंगा ये, मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात, मैं मैं जो सोच रहा हूं वही बोल पा रहा हूं ना। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मैं सबके लिए कर रहा हूं, आप लोगों के लिए भी, अपने लिए भी। मेरा भी रिवीजन हो रहा है और आपका भी, तो मेरा तो हो जा रहा है क्योंकि मैं ध्यान से लिख रहा हूं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, बाकी समझदार तो बचपन से है ना। बस दिक्कत ये है कि एक बार जब मूड बना लिए नहीं लेंगे तो मर जाओ, लेकिन मिजाज में नहीं आएगा तो नहीं लेंगे, समझ लो। तो मेरी कहने का मतलब आपके हिसाब से कर रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा देखेंगे तभी तो मजा आएगा।
नहीं हुआ तो मैं कैमरे से काम चला लूंगा। लेकिन हरकतें जो होती है ना इधर, जैसे कोई खोद रहा है, कोई पूछ रहा है, कोई निगाहें जाती है ना उधर। जैसे घर में बैठे हो, कोई चीज हिल डुल रहा है तो आपकी नजर जाती है कि नहीं आ जाती? हिलने डुलने की बात नहीं है। अब जाने दो, बहुत लोग हैं, कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन ध्यान रखो। क्लास ऐसे रखेंगे जिसमें हम सभी रहेंगे बस। मतलब समझ रहे हैं ना? उस दिन सारी बातें एकदम खुल कर कहेंगे। अच्छा। अच्छी। अच्छा। बाकी आप लोग समझदार हो, कॉपरेट करिए अच्छे से भाई, ठीक है चलो। तो ये हो गया, नंबर के साथ करेंगे तो ये आएगा। अभी रूट वाले टर्म भी आएंगे तो क्या आएगा? रूट वाले टर्म भी आएंगे तो तुम ये सोचो कि हम 1-2 घंटे अगर बैठ नहीं पा रहे हैं सही से, 3 घंटे, तो फिर क्या ही रह गया? कोई मतलब है क्या? मान लो रूट एक्स का करेंगे डिफरेंशिएशन, क्या आएगा? 1/2 रूट एक्स। कुछ भी हो, ये सारी चीजें देखनी होती है अपने को, करनी। मान लीजिए अगर इसको एज ए आइडेंटिटी भी हम याद करना है, अगर मान लेते हैं कहीं पर x का कोफिशिएंट भी है, मान लीजिए यहाँ लिखा होता 5x³ लिखा होता, मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x का कोई कोफिशिएंट भी दिया है, 5 दिया है सपोज करो इसका कोफिशिएंट, तो हम 5 को क्या कर लेंगे? बाय। तो डी डी एक्स अब क्या हो जाएगा? x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई? 3x² मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 15x। कोई दिक्कत? तो ये मत समझना कि नंबर का जीरो होता है तो पूरा जीरो ही आ जाएगा। वेरिएबल के साथ आएगा तो उसको कोफिशिएंट मानेंगे, उसको बाहर करेंगे, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे, जो कोफिशिएंट डिफरेंशिएशन के बाद आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख ले जाएंगे। समझ आ रही बात? डिफरेंशिएशन में फिलहाल अपने का आपको इतना ही यूज करना है, यहाँ पर देखना है। इसको हम बोलते हैं स्लोप। क्या बोलेंगे इसको हम? तो स्लोप का मतलब क्या होगा? बेसिकली डिफरेंशिएशन हमें मिलेगा, स्लोप हमें क्या देगा? dy/dx। dy क्या होगा? c। तो जो हम स्लोप निकाल रहे हैं, ध्यान रखना, स्लोप का मतलब क्या है? dy/dx। y का मतलब क्या है? y जो फिजिकल क्वांटिटी है। x का मतलब क्या है? जो x एक्सिस आपकी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी बात हो रही है। टाइम को आप इन जनरल क्या करते हैं? x एक्सिस लेते हैं, और फिजिकल क्वांटिटी को आप y एक्सिस लेंगे। स्लोप हमें क्या क्या देगा? ds/dt कहीं लिखा है तो ये हमें क्या देगा? स्पीड देगा, वेलोसिटी। dv/dt लिखा है कहीं तो हमें क्या देगा भाई? एक्सीलरेशन देगा। और अगर कहीं पर लिखा है dp/dt तो ये हमें क्या देगा बच्चा? dp/dt क्या देगा हमें? इंपल्स नहीं है, फोर्स देगा। और और dw/dt लिखा होगा तो हमें पावर देगा। क्या देगा भाई? कुछ चीजें ऐसे समझो, जो ऊपर क्वांटिटी लिखी है वो हमेशा y एक्सिस के लॉन्ग है, जो नीचे वाली क्वांटिटी लिखी है वो हमेशा किसके लॉन्ग है? dy/dx लिखने का यही मतलब है। जो ऊपर वाली क्वांटिटी है y एक्सिस के लॉन्ग लिखी गई है, जो नीचे वाली क्वांटिटी है हमेशा। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि टाइम को हमेशा हम x एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं। इससे चीजें इजी हो जाती है, लिखना समझना अपने लिए, पढ़ना ही सब ठीक है, समझना है। तो स्लोप भैया क्या क्या देगा? जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में होगा तो वेलोसिटी, स्पीड है आपका, एक्सेलरेशन है, और ये मोमेंटम टाइम का है तो क्या होगा? फोर्स आएगा, और ये वर्क और टाइम का है तो हमें क्या देगा? पावर देगा। बहुत सारी चीजें हैं बट इतना हमारे काम का है, इसको हमने देखा है, समझा? कोई दिक्कत? डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? कैसे है क्या नहीं, कांस्टेंट टर्म का जीरो होगा, ये सारी क्लियर हो, ठीक है। फिर इसमें आता है इंटीग्रेशन। मैं इसको हटाऊं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आएगा, क्या आएगा भैया? इंटीग्रेशन को बहुत ध्यान समझना भैया, इंटीग्रेशन को बहुत ध्यान से समझना। फिजिक्स में जब हम इंटीग्रेशन करेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो हमें देगा उसका एरिया। क्या देगा? जैसे कि हमें यहां से मिलने वाला है एरिया। क्या मिलने वाला है? अब जो भी लिखा है इसका मतलब क्या है? मुझे एरिया लिखना है, यहाँ लिखा है y/dx, जो भी लिखा है ऐसे। फिलहाल तो इसके कुछ आइडेंटिटी है, फॉर्मूले हैं, वो याद रख लेते हैं हम भाई। x की पावर n, यहाँ dx लिखा है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है ऐसे थोड़ा सा, x की पावर n dx, मतलब x की पावर n का इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट। ये क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? x की पावर n+1 अपॉन क्या होता है भाई? n+1, और यहाँ लिखते हैं +c। ये है एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जिन्होंने पहले किया हमने बात किया है, ये अपना फॉर्मूला है। x की पावर n का इंटीग्रेशन ये होता है। सपोज करो अगर कहीं पर आ गया
एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, हो जाएगा एक्स की पावर 3+1 अपॉन क्या आएगा भाई 3+1, ये कितना आता है भाई एक्स की पावर 4 अपॉन क्या हो जाएगा 4 प्लस क्या होता है। अच्छा जो पावर में आता है ना वही नीचे भी आता है, ठीक है, कोएफिशिएंट में आता है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसमें भी यही है, अगर मान लेते हैं कोई कोएफिशिएंट दिया है तो सपोज करो 5x क्यूब होता है, तो कोएफिशिएंट को बाहर रहने देंगे, बाकी जो इंटीग्रेशन होता है वो कर, कोई दिक्कत है क्या। लेकिन अगर कांस्टेंट टर्म ही आ गया तो मान लो सिर्फ 5 dx आता तो क्या ये जीरो होता, नहीं, इंटीग्रेशन में जीरो नहीं होगा। 5 को बाहर करेंगे, यहाँ लिखेंगे dx, और dx का इंटीग्रेशन हमने क्या बताया था x होगा प्लस c। इसका मतलब इन शॉर्ट हम ये समझ गए, अगर कहीं पर लिखा है dx तो dx का मतलब क्या हो जाएगा x, कहीं पर लिखा है dt इसको हम क्या लिख लेंगे भाई ये लिख लेंगे, जो भी लिखा रहेगा उसको, यहाँ जीरो नहीं होगा, इंटीग्रेशन जीरो नहीं होता, डिफरेंशिएशन जीरो होगा, इंटीग्रेशन में नहीं लिखा। हमें ये मेन फॉर्मूला जान रखना है भाई, एक्स की पावर एन के हिसाब से क्या होता है ये अपने को जानना है, ठीक है। फिर डेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं, ये डेफिनेट इंटीग्रल की बात करेंगे तो ये क्या देगा, कैसे देगा, ये समझ हटाएं इसको। जब आप डेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हो तो समझ, डेफिनेट इंटीग्रल की हम बात करते हैं, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लिमिट इसकी ये से कहां तक जा रही भाई, ये से कहां तक जा रही, बोलिए ए से कहां जा रही है भाई बी। इंटीग्रेशन करने के बाद मान लेते हैं कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स आ रहा है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, कुछ इस टाइप का फंक्शन, कुछ भी आ सकता है बट एक जनरल फॉर्मेट लिख रहा हूं मैं। ए से कहां तक जाएगा ये, हम एक बार क्या करते हैं इसको अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस के क्या लिखते हैं हम, ये लिखने का तरीका है, ठीक है भाई। चलो अब इसको एक क्वेश्चन समझते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये लिखा था एक्स क्यूब dx, इसकी लिमिट मान लेते हैं 1 से कहां तक है, ठीक है 1 से कहां तक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आया था भाई, एक्स की पावर 4 अपॉन क्या आया 4, लिमिट कहां से कहां तक रखनी है, तो भाई एक बार हम अपर लिमिट रखेंगे 3 की पावर 4 माइनस, फिर माइनस के क्या लिखेंगे लोअर लिमिट, एक्स के प्लेस पे 1 रखेंगे, 1 की पावर 4 अपॉन क्या होगा, यही होता ना, पहले हम अपर लिमिट रखते हैं फिर माइनस एक्स के प्लेस पे जो भी रहेगा वेरिएबल उसके प्लेस पर लोअर लिमिट रखेंगे। 3 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 81 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन क्या हो गया 4, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाता है भाई, एरिया देता है, क्या देता है, ठीक है। अब इसका समझना भाई, कोई दिक्कत, जो आपने फिजिकल क्वांटिटी पीछे पढ़ी, कहां पढ़ी भाई, यहां से समझना है। इसका मतलब ये है अभी का स्लोप तो हमें ये दे दिया, लेकिन जब मैं एरिया की बात कर रहा हूं तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा भाई y इंटू क्या होता है, इसका मतलब अगर यही सेम फिजिकल क्वांटिटी की मैं बात करूं, अगर मैं वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ ड्रॉ करूं, किसमें किसमें भाई, वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ ड्रॉ करूं, तो जो इसका एरिया होगा v इंटू डी टी हमें क्या देगा, एरिया जो होगा हमें क्या देगा, डिस्टेंस देगा, ठीक है भाई। इंटीग्रेशन ऑफ दिस होगा ये ऐसा आएगा। फिर आ जाओ और क्या है बताओ, मतलब इसमें ये समझ रहे हैं ये क्या क्या दे सकता है, और अगर एक्सेलरेशन टाइम में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो भाई इनका प्रोडक्ट ही तो होगा ये एरिया, और एक्सेलरेशन और टाइम में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका जो एरिया आएगा वो क्या देगा हमें, चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी देगा। और इधर इस तरह से क्या होगा, जब फोर्स और टाइम में ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, चेंज इन हमें क्या देगा, मोमेंटम देगा, डीपी देगा, इसी को हम लिखते हैं इम्पल्स, क्या लिखते हैं भाई इम्पल्स। और अगर आपने ड्रॉ किया है किसमें, पावर एंड टाइम में ग्राफ ड्रॉ किया है, पावर को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या देगा हमें, वर्क डन की बात करेगा। तो दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में जब हमें एरिया निकालना होगा तो दोनों का क्या लेंगे प्रोडक्ट। अब किस टाइम फ्रेम में लेना है उसके लिए इंटरवल दिया होगा कि 0 से 5 के बीच में, या मान लेते हैं क्या है 5 से 7 के बीच में, 5 से 10 के बीच में, उसका क्या है आप बताओ, स्पीड या जो भी कह रहा है, एक्सेलरेशन, फोर्स, जो भी निकालने को कह रहा है वो निकाल लेंगे, ठीक है।
कोई दिक्कत? तो हम ये समझ गए कि जो भी दो हमने फिजिकल क्वांटिटी लिया, ड्रॉ कर लिया, एक फिजिकल क्वांटिटी को हमने वाई एक्सिस के लॉन्ग ले लिया, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को एक्स एक्सिस के लॉन्ग। इन जनरल हमेशा टाइम को रख ले हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी करते हैं। जब इन दोनों के हम स्लोप की बात करते हैं, मतलब जब इनका रेशियो ले रहे हैं, तो क्या मिल रहा है हमें भाई? स्लोप। भाई जो भी उनका रेशियो आ रहा है बता देंगे, कहीं डिस्टेंस और टाइम का रेशियो स्पीड आ रहा है, कहीं वेलोसिटी और टाइम का जो रेशियो है क्या आ रहा है? एक्सीलरेशन आ रहा है। तो रेशियो से निकल के आएगी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी, और उनके एरिया से मतलब उनके प्रोडक्ट से क्या होगा? दूसरी फिजिकल क्वांटिटी निकल के आएगी। हमें देखना पड़ेगा ग्राफ किस में हमने ड्रॉ किया है। ठीक है भाई, वहां से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? फिर अब ये देखेंगे फॉर्मूला जो था हमारा, कॉन्सेप्ट था ये समझने का है। एवरेज वेलोसिटी से अगर मुझे इंटीग्रेशन मेथड से निकालना होगा, डिफरेंशिएशन मेथड से निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे समझना है। थोड़ा सी अलग है, यूनिक है, इसको समझना। कह रहे व्हेन वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब जो वेलोसिटी है वो क्या है? टाइम का फंक्शन है। मतलब वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में टाइम टी आ रहा है। अब पहले हम वेलोसिटी क्या लिखते थे भाई? 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। अभी क्या है? वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मान लो आ रहा है 2t² प्लस 5t, 2t³ प्लस 5 लिख रहा है। जो भी एक्सप्रेशन वेलोसिटी का आ रहा है उसमें टाइम टी भी है। फिर आपसे पूछा जाएगा टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगा, फोर्स क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, ये सारी चीजें बतानी है। तो उस केस में कैसे करेंगे? कह रहे हैं वो टाइम का फंक्शन है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इसका जो निकालना होगा मुझे एवरेज वेलोसिटी, वो कैसे निकलेगा ये समझते हैं। एवरेज वेलोसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है ये समझते हैं। तो इस केस में क्या होगा भाई? इंटीग्रेशन ऑफ जो भी टाइम फ्रेम दिया है रोक लेंगे भाई। मान लो t1 टाइम से कहां तक जा रहे हैं हम? t2 टाइम तक। वेलोसिटी का जो भी एक्सप्रेशन दिया है यहां लिख लेंगे dt, और टाइम इंटरवल क्या है भाई? t2 से t2 माइनस क्या लिख लेंगे? t1। तो t1 से कहां तक गया है? t2 तक। ये क्या है? वेलोसिटी है, dt लिखा है, यहां लिखा गया क्या है? t2 माइनस t1 लिखा है। जो भी टाइम इंटरवल होगा, जो भी फ्रेम दिया होगा, उसमें हम इसको देख लेंगे, बात कर लेंगे, कोई दिक्कत? अब वेलोसिटी दिया इस तरह से, मान लेते हैं वेलोसिटी या जो भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम का फंक्शन दिया होगा तो कैसे करेंगे? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम का फंक्शन दिया होगा तो कैसे करेंगे? पहले उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आएगा? वेलोसिटी आएगा। फिर वेलोसिटी को इस तरह से कर लेंगे तो हमारी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। ये सारी चीजें हो गई, अभी क्वेश्चन कराते हैं, आ जाएगा, आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में भी वही तरीका होगा करने का। सब ठीक है, मतलब एकदम ये लगता है कि क्या ही कहें। इस केस में हमें करना क्या होता है ये समझ लेते भाई। अब मान लो वेलोसिटी v इक्वल टू दिया है, सपोज करो आपको t² प्लस 3t प्लस जो भी दिया है 5 दिया है। अब मुझे निकालनी है एवरेज वेलोसिटी, तो हम क्या करेंगे? किस टाइम के लिए हम कह रहे हैं? हम कह रहे हैं टाइम t इक्वल टू 0 से कहां तक निकालना है? 5 सेकंड के बीच में निकालना। तो हम क्या करेंगे? एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला भाई 0 से यहां लिखेंगे 5, जो भी वेलोसिटी यहाँ दिया है लिखेंगे यहाँ क्या? 2t² प्लस 3t प्लस क्या लिखेंगे? 5, क्या लिखेंगे? dt, रिसोल अपन क्या होगा? 5 माइनस 0। फाइनल टाइम अपना क्या है? 5 है, मतलब इनिशियली जहां से हमने ऑब्जर्व किया था t इक्वल टू क्या है? 0 है। रख के इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कई बार क्या होगा? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दिया होगा, वो टाइम का फंक्शन होगा, या हो सकता है वेलोसिटी जो है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, या जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम का फंक्शन है। मान लेते हैं इस केस में हमें r दिया था या s दिया है, सपोज करो s दिया है आपको, क्या इस केस में दिया है वो आपको 2t² प्लस 3t ऐसे कुछ दिया है, प्लस 2 दिया है। तो पहले हम यहां से ds/dt निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ds/dt। इससे क्या निकलेगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या निकलेगा बताओ भाई? अरे डिफरेंशिएट करेंगे इसको, t² का क्या होगा? 2t, यहां जाएगा 4t प्लस क्या आ जाएगा? यहाँ t आ जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा? 0। अब वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन आ गया, तो जैसे पीछे वाला की है वैसे करके कर लेंगे, आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। पढ़े हो बस रिकॉल करा रहे हैं, नहीं तो पीछे का पूरा करना ही पड़ेगा, तो कोई मतलब है क्या? ये क्वेश्चन है, आप लोग करो जरा, इसको देखें, नोट करो इसको, क्या करो इसको अपने से सॉल्व करो, देखो क्या है। इसको कैसे करेंगे भाई?
देखिए पहले अब दिया है, देखो डिस्टेंस दिया है इसमें, क्यों कैसे करते हैं इसको, पोजीशन दिया है, मैं डिस्टेंस दिया है, x इक्वल टू क्या दिया है, x इक्वल टू है 2t स्क्वायर प्लस क्या है 3t प्लस दिया है 4। अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। तो 2t स्क्वायर का क्या होगा 4t प्लस क्या होगा 3, 4 का तो जीरो ही हो जाएगा, लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। अब आ गया क्या निकालना है, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो वेलोसिटी निकालना है एट t इक्वल टू किस सेकेंड पे भाई, 5 सेकेंड पे। तो क्या आएगा बताओ, 4 इंटू क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 आ जाएगा, ये 23 मीटर पर सेकेंड। अब निकालना है क्या, एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 5 सेकेंड। फर्स्ट 5 सेकेंड में इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, कैसे निकालेंगे भाई, मतलब 0 से 5 तक जाएंगे, या वी डी टी अपॉन में क्या होगा 5 माइनस 0, यही तो करोगे। कैसे निकलेगा भाई बताओ, इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को, 0 से 5 तक लिखेंगे, यहाँ क्या होगा 4t प्लस 3 होगा भाई, 4t प्लस 3, और यहाँ क्या आएगा dt, यहाँ क्या है 5। क्या होगा इंटीग्रेशन इसका बताओ भाई, अरे 4t स्क्वायर अपॉन क्या होगा 2 प्लस 3t प्लस क्या आएगा 3t। लिमिट कहां से कहां तक रखनी है, 0 से 5 तक, यहां लिख दो 1/5। क्या इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से इसको कैंसिल कर लो भाई, क्या आएगा 2 2 जा क्या होगा 4। पहले इसको देख लो एक बार, अब t के प्लेस पे रखेंगे 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 टू जा 50 प्लस 15 कितना होगा, अरे 65, 65 बाई क्या होगा 5, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 13 मीटर पर, एवरेज वेलोसिटी करेंगे कितनी आ गई 13 मीटर पर। कोई दिक्कत आ जाएगा, या नहीं आ जाएगा, डन। नेक्स्ट आ जाओ, देखो अब ये अलॉन्ग वो सब बता दिए हैं, इसकी जरूरत नहीं है इतना आपको यहाँ। फिर आता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, तुम लोग थक गए हो क्या, थक गए सब लोग, थक गए, अभी आधा भी नहीं हुआ, बेटा नेक्स्ट संडे या नेक्स्ट हॉलीडे में ही हो पाएगा, हाँ करा दे, ठीक। एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड व्हाट, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू क्या होगा बेसिकली डीवी बाई, या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या है, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन क्या होगा टाइम इंटरवल। मतलब वेलोसिटी में हम चेंज की बात कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, चेंज इन टाइम इंटरवल के रिस्पेक्ट में, है ना, वो क्या आएगा अपना एक्सेलरेशन। मतलब बैठने में थक जा रहे, जो इंसान लगातार बोलेगा उसका सोचो क्या होगा। आज सुबह से लेकर शाम तक, अभी 3 बजे से 12th क्लास है, 3 से लेकर 8 तक, या 3 से 6, 6:30, 7 तक रहेगा। अब बताओ इतने में ही क्या, जबकि बैठे बैठे एकदम इसी में करंट, कमर टूटी जा रही है, सांस नहीं ले पा रहे, हाय मेरा ऑक्सीजन छूट गया, मेरा सिलेंडर छूट। वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना भाई। चलो अब आते हैं, देखो टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ किसकी बात करेंगे, एक्सीलरेशन की बात करेंगे। एवरेज एक्सीलरेशन क्या है भैया, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम की हम बात करते हैं, वो एवरेज एक्सीलरेशन होगा। निकालते कैसे है एवरेज एक्सीलरेशन, देख लो भाई, एवरेज एक्सीलरेशन निकालने का टाइम क्या है, एवरेज एवरेज एक्सीलरेशन निकालने का टाइम एवरेज एक्सीलरेशन निकालने का टाइम क्या है भाई, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, एवरेज एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल जो होगा t2 माइनस t1 से कर लेंगे। ये तो एक कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखो। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है एवरेज एक्सीलरेशन निकालने का, इंटीग्रेशन 0 से क्या रखेंगे t तक जो भी टाइम इंटरवल होगा, ए यहाँ क्या लिखेंगे dt अपॉन में क्या हो जाएगा t माइनस 0 लिखेंगे। तो दिक्कत है, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का मतलब किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या होगा उसका एक्सीलरेशन, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे उसका क्या होगा एक्सीलरेशन, ये क्या देगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। यार बेकार है ऐसी जवानी को,
क्या ही कहूं मैं। हाँ क्या होता, क्या हो गया था? हाँ वही कह रहा हूँ। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का मतलब क्या होगा? डीवी बाई क्या है? dt। क्या लिखेंगे? लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, यहाँ क्या लिखेंगे? डेल वी बाई। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? एक्सीलरेशन ए क्या है? अपना कांस्टेंट है। टाइम के साथ एक्सीलरेशन ए क्या है? कांस्टेंट है। ए जब कांस्टेंट हो जाए टाइम के साथ तो हम कह देंगे कैसा एक्सीलरेशन है वो? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? एक्सीलरेशन ए टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, या तो घट रहा है या तो बढ़ रहा है, लेकिन जो भी है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ए क्या हो रहा है? एक्सीलरेशन ए टाइम के साथ चेंज हो रहा है। एक्सीलरेशन ए चेंज कब होता है? जब वेलोसिटी या तो इंक्रीज होगी या तो क्या होगी? डिक्रीज होगी, तभी तो एक्सीलरेशन में चेंज आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला एक्सीलरेशन का फॉर्मूला जो है उसको देख लेते हैं भाई हम लोग। अगर वेलोसिटी मान लीजिए टाइम का फंक्शन दिया है तो एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा? एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू क्या होगा? डीवी बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूं भाई, ठीक है। अगर वेलोसिटी मान लीजिए डिस्टेंस का या पोजीशन का फंक्शन दिया है तो यहां से कैसे एक्सीलरेशन निकलेगा? एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू क्या होता है? बताओ भाई। बी और क्या होता है? डीवी बाई डी एस होता है। ए इज इक्वल टू होता है बी डीवी बाई डी एस, और ए इज इक्वल टू क्या होता है? डीवी बाई डी टी। जब हम केवल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की बात करेंगे तो एक्सीलरेशन ऐसे निकालेंगे, बी डीवी बाई डी एस से। जब हम टाइम की और वेलोसिटी की बात कर रहे होंगे तो ए इक्वल टू क्या होगा? डीवी बाई, मतलब वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। यहां डिफरेंशिएट कर रहे हैं वेलोसिटी को किसके रिस्पेक्ट में? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, बस इनटू में बी ही रहेगा। क्लियर है भाई? ध्यान है। अब आ जाते हैं इसमें, देखो क्वेश्चन दिए हैं। हाँ आपने कह दिया अब ठीक हो, पहले घबरा रहा था लेकिन अब ठीक हो गया, ऐसी बात है। अब अच्छा इसमें और एक चीज जान लेना क्या है कि अगर मान लेते हैं केवल डिस्टेंस ही दिया होगा तो क्या करोगे? वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है? ds बाई डी टी, है ना भाई। एक्सीलरेशन a इक्वल टू क्या होता है? dv बाई डी टी। या जो भी डिस्प्लेसमेंट और टाइम वाला ये डिफरेंशिएशन था इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, डी टू एस बाई क्या होता है? डी टी स्क्वायर। वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है? ds बाई डी टी। एक्सीलरेशन a इक्वल टू क्या होता है? dv बाई डी टी। या इसी डिस्प्लेसमेंट वाले एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे? दो बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सीलरेशन निकल जाएगा हमारा डी टू एस बाई क्या हो जाएगा? डी टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखो क्वेश्चन दिया है, पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स पोजीशन इज गिवन बाय, पोजीशन इज गिवन बाय चलो ये लास्ट है मानते हैं हम, समझ गए। अचानक से उठते नींद के बाद। ठीक है मैं समझ समझ गया, तुम एक्टिव हो, तुम्हें दिख रहा है ग्लूकोज का लेवल गिर रहा है, इंसुलिन का लेवल गिर रहा है। जाओ भाई तुम लोग खाओ पियो, बस छोड़ देते हैं इसको करा के, ठीक है। जबकि मैं सच बता रहा हूँ, मतलब थकना मुझे चाहिए भाई। मैं भी तो फिर भी, आप लोग तो यंग है, मैं तो फिर भी काफी। हाँ अफसोस की बात है कि एनर्जी बस कहीं और ही लग रही है, यहाँ लग ही नहीं पा रही। एक्स इक्वल टू क्या हो गया? टी क्यूब प्लस माइनस टू टी स्क्वायर प्लस फाइव टी प्लस टेन। फाइंड क्या क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है टी इक्वल टू फाइव, टी इक्वल टू फाइव पे क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। और क्या हो गया? अब बॉडी कर्व बनती जा रही है क्या? मतलब पेट में स्ट्रेन आ रहा है एकदम ऐसे टाइप का? प्रोजेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में आ गया बेटा बॉडी आ गई है ऐसे कर रहा। हाँ ट्रेजेक्ट्री बन गई, उसकी पाथ बन गई। हाँ कोई ठीक ठीक बढ़िया। क्या हुआ पांडे? ठीक है। मैग्नीट्यूड, ये लास्ट लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद छोड़ देंगे, ठीक।
इसको अच्छे समझ लो, उसके बाद छोड़ देंगे। हाँ, और अगर फोकस नहीं करोगे फिर पढ़ाएंगे। हाँ, लेकिन अभी ध्यान सुनो इसको। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन फ्रॉम 0 to 5 सेकंड। एवरेज का मतलब तभी कर पाएंगे टाइम इंटरवल कुछ दिया होगा, कोई टाइम फ्रेम होगा, तभी तो एवरेज की बात कर पाएंगे। यहां निकालना है पहले अपने को क्या, मैग्नीट्यूड कब, जब टाइम t इक्वल टू क्या हो 5 सेकंड। तो जो एक्सप्रेशन दिया है इसको यूज करो। एक्सप्रेशन क्या दिया अभी बताओ, जो दिया है आपको x इक्वल टू क्या दिया, वही मतलब s है एक तरह से समझो। ये क्या है, s ही तो है। क्या दिया है, t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस कितना हो गया, यहां गया dx बाई dt या ds बाई dt, बात एक ही है भाई। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में इसको क्या करें डिफरेंशिएट, तो क्या आएगा वेलोसिटी, क्या आएगी जरा बताना। ये आएगा 3t स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4t, यहाँ क्या आ जाएगा 5, 10 का तो 0 ही हो जाएगा। चलो अब मुझे निकालना है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होगा, वही dv बाई dt, या इसी को क्या करेंगे दो बार डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं हम। अभी जो आया है इसको अगेन क्या कर देना है डिफरेंशिएट। टी स्क्वायर का क्या होगा 2t, यहाँ 6t माइनस क्या आ जाएगा 4। अब एक्सीलरेशन कब निकालना है, एट t इक्वल टू 5 सेकंड पे। एक्सीलरेशन a इक्वल टू क्या होगा, जहां t है वहां क्या रखते हैं हम 5 माइनस 4, कितना आ जाएगा जरा बताना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत, लेकिन इसके बाद हमें निकालना क्या है, एवरेज एक्सीलरेशन। क्या निकालना भैया, तो एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है 0 से कहां तक के लिए 5 के लिए। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, तो ध्यान से देखना, मैंने कई तरीके बताए, लेकिन ये तरीका आपके लिए थोड़ा सा इजी होगा, सिंपल होगा, आप इससे कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो बेटा, अरे बिल्कुल आप जो कहे वही सही है। इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो, दोनों से कर दूं क्या या एक से करूं, कहने में क्या जा रहा है, बैठ के देखना ही तो है। यहाँ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस क्या हो गया यहाँ, ये वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन आया था, यही आया। किस टाइम फ्रेम में निकालना है, 0 से 5 के बीच में निकालना है, किसकी भाई 0 से 5 के लिए। तो जब मैं v1 निकालूंगा तो टाइम t इक्वल टू क्या रखूंगा 0, क्योंकि v1 हमारा क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी, टाइम t इक्वल टू 0 निकलेगा। तो जहां जहां t है 0 रखूंगा तो वेलोसिटी निकल के क्या आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। जब मैं v2 निकालूंगा तो टाइम t इक्वल टू क्या रखूंगा भाई 5 सेकेंड। क्या आएगा, जहां जहां t है वहां 5 रखेंगे, तो 3 इंटू क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 प्लस क्या हो गया भाई, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, अरे 75 माइनस 20 कितना 55 प्लस आ गया 60 मीटर पर सेकेंड, यही आया बच्चा। अब निकालना है क्या, एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा v2 माइनस वी वन अपॉन t2 माइनस v2 क्या आ गया भाई 60, v1 क्या है, v1 क्या है 5 है ना, अपॉन में क्या आएगा भाई बताओ 5 माइनस 0, 55 अपॉन क्या हो गया 5, ये कितना आया 11 मीटर पर सेकेंड आ गया एवरेज एक्सीलरेशन। कोई दिक्कत, इंटीग्रेशन से भी करना चाहो तो कर सकते हो, करें इंटीग्रेशन से, कर दीजिए सर, यही कर दीजिए सर, ठीक कर दे रहे। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है भाई, वेलोसिटी, हाँ वो पता चलता रहता है, ऐसी बात नहीं, तुम जहां चाहते हो वहां भी कर देंगे, जिस दिन सब नहीं रहेंगे कपड़ा, तो टेंशन नहीं लो, ये जान लो कि तुम जहां जहां चाहोगे वहां कर देंगे। मुझसे बड़ा बेशरम आदमी तुम्हें धरती नहीं मिलेगा। बस सभ्यता और शालीनता में आप लोगों के साथ रहते रहते सीख रहा हूँ। अब जितना अच्छा बना दोगे उतना अच्छा बन जाऊंगा, समझ रहे हो। ध्यान रखना, ध्यान रखना। मैं तुम लोगों को एक अपने कॉलेज लाइफ की एक इंसिडेंट बताऊंगा। सब सीनियर जूनियर सब छोड़ के मुझे भाग गए, कहे यार इसको अकेला छोड़ दो, इससे बड़ा मैंने देखा नहीं। ये होता है सीनियर होते हैं कि एकदम निहायत बदतमीज टाइप के, तुम समझ लो तुम जहां तक पहुंचोगे उससे चार चार पांच कदम हम नीचे रहेंगे। मतलब हर स्तर पे एकदम नीचे तक गए, हर ऊपर तक गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बीच में तो मजे ले ही रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आजा बेटा, v इक्वल टू क्या आ गया 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, ठीक है। अब हमें इंटीग्रेशन वाले मेथड से करना है भी, तो पहले इसका वेलोसिटी निकाल लें, एक्सीलरेशन निकाल लें। एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे भाई बता, vt से भी कर सकते हैं, और कैसे करेंगे बता, आप पढ़े जो थे इसको, बता कैसे करेगा। एवरेज एक्सीलरेशन निकालें, क्या तरीका था भाई बताओ, कर लो क्या है, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक रखें, अच्छा वहां a लिखा था क्या, मैंने t लिख देना भाई, 0 से t लिखते हैं यहाँ, या जो भी टाइम इंटरवल दिया है t1 से t2 दिया कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा v dt अपॉन में क्या आएगा बेटा यहाँ t माइनस 0 लिखेंगे। फिलहाल तो हमारा टाइम फ्रेम क्या है भाई जरा, 0 से 5 की बात कर रहा है। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आया 3t स्क्वायर
-4t प्लस क्या है भाई, यहाँ हो गया क्या dt, डिस होल अपॉन क्या आएगा 5 - 0। करो जरा इसको, क्या होता है, कर ले भाई। थ्री टी का क्यूब अपॉन क्या हो गया -4t² अपॉन क्या आएगा 2 प्लस क्या आएगा 5t। लिमिट कहां से कहां तक नहीं है, यहाँ कर लो 5, क्या आएगा भाई बता, 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, -2t², 0 से कहां तक रखेंगे, सॉल्व कर ले बेटा, क्या आएगा बता बच्चा, 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 5 × 5, जब टी के प्लेस पे 0 रखेंगे तो पूरा 0 ही आ जाएगा। सॉल्व कर बच्चा, क्या आएगा 125 माइनस कितना आएगा 25 टू जा 50 प्लस 25 डिसोल अपॉन कितना आएगा 5, कितना आ गया ये, फिफ्टी आएगा तो यहाँ 10 आ जाएगा ना, हाँ कहाँ आएगा, ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने सही लिखा है क्या, जरा देखना उधर से, 3t² -4, क्या लिखे थे, अरे 3t² माइनस क्या है 4t प्लस 5, यही निकाल रहे हैं ना, आ गया यार, -4 नहीं -2 है, हाँ बेटा, -2 है, अरे -2t² यहाँ से आया ना, कहाँ से कर रहा है, 5 5 जा 25, 25 125 कितना आ गया ये, और 150 बाई 50 आ जाएगा, 50/10 को 5 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, हाँ t इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो कैलकुलेशन ठीक है, जल्दी चेक करो चलो, बोलो, एक्सेलरेशन निकालो पहले, -60 -4 का मतलब -40 आएगा, ओ शिट, ए इक्वल टू क्या होगा, 0 से कहां तक रखना है भैया टी तक, यहाँ क्या लिखेंगे ए डी टी अपॉन क्या आ गया t - 0, अरे इसका एक्सेलरेशन तो निकाल लो भाई, ए इक्वल टू क्या आएगा, अरे डीवी बाई डी टी आया, डिफ्रेंशिएट करेगा क्या आएगा 60 माइनस से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, अब रखो वैल्यू यहाँ पर फटाफट करो देखिए, कर भाई कर देखिए, अरे 0 से 5 तक रखिएगा इसको, कितना आया बता 60 - 4 डी टी अपॉन में क्या है 5 - 0, क्या आया भाई, इस चीज अपॉन क्या आएगा 2 माइनस से क्या आया 40, 0 से 5 तक नीचे क्या आ जाएगा 5, कर ले भाई, यहाँ कितना आया 3, रख लेंगे 3 × 5 का स्क्वायर -4 इंटू क्या आ गया 5, 0 रखेंगे तो आ जाएगा 0 ही आएगा, सॉल्व करो इसको, कितना आया 75, अरे 75 -20 अपॉन में क्या आएगा 5, 55/5 कितना आ गया, पहले यहाँ एक्सीलरेशन तो निकालो, वेलोसिटी रख दी थी ना वहाँ, एक्सीलरेशन निकालेंगे तभी तो होगा, डन, तो ऐसे भी कर सकते हो, बाकी आप v1 v2 निकाल के भी कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे, मैंने दोनों मेथड बता दिया, कोई दिक्कत, डन भाई, ओके, ये एवरेज एक्सीलरेशन निकालने का, फिर रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सीलरेशन, ये सब सारी चीजें हैं, धीरे धीरे इसको करके भी देख लिया जाएगा, है कुछ, यार बैग टांग के खड़ा हो गया, बस अब बोलो कि ओवर चल रहे, चलो फिर भाई 1.5-2 घंटे का और काम है रहेगा इसमें, कम से कम 1.5 आवर मान के चलो, तब जाकर ये क्या होगा पूरा कंप्लीट होगा।
करा लें? हाँ कितने लोग थक गए बताओ मुझे जरा, कितने जन थक गए? ठीक है, खाओ पियो, जाओ जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं।